तो कल का हमने इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एरिया जो चैप्टर था इकोनॉमिकल फैक्टर्स का उसको डिस्कस किया, जो कि आपकी सीक्वेंस में चैप्टर नंबर 2 बनता है स्टडी टेक्स्ट में। आज हम आखिरी लेकिन जो सीक्वेंस का पहला चैप्टर है जो पॉलिटिकल डिस्कशन से रेलेवेंट है वो एरिया है, और ज़्यादातर इसमें जो काम है वो हमारा मामला वो जो मुझे फील हुआ है इट रिक्वायर्स मोर ऑफ अ रीडिंग स्टफ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि डिस्कशन मांगती हैं, उसको हम डिस्कस कर लेंगे अगेन टू मेक दिस थिंग श्योर कि आपका कोई एमसीक्यूज़ के हवाले से डिस्कशन अगर होती है तो वी कवर दैट। नहीं जी, सबसे पहले इस चैप्टर को जब वो इंट्रोड्यूस करता है तो वो पहले तो यही वाली कहानी आपके सामने पेश करता है कि अगर हम पुराने बंदों की बात करें तो पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज़ है कि जिसको अभी तक प्रॉपरली डिफाइन नहीं किया गया कि जी ये असल में क्या है। इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, वेरीज फ्रॉम एंटिटी टू एंटिटी। एक व्लादिमीर लेनिन का उसने एक डेफिनेशन दी है, एक सर बर्नार्ड रोलैंड क्रिक वो एक भाई साहब हैं उनकी उसने डेफिनेशन दी हुई है, 2 डेफिनेशन है, ठीक है जी। और जो पहली डेफिनेशन है उसके अंदर ही ये चीज़ शामिल है कि जी डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिक्स वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन डिपेंडिंग अपॉन देयर कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी। सेकंड वाले भाई साहब वो कहते हैं इट इज़ अ डिस्टिंक्टिव फॉर्म ऑफ रूल वेयर बाय पीपल एक्ट टुगेदर थ्रू इंस्टीट्यूशनलाइज्ड प्रोसीजर्स टू रिजॉल्व डिफरेंसेस। लेकिन मैंने 3 से 4 जगहों से इसको स्टडी किया है जो कि मुझे बेहतर डेफिनेशन एक लगी है, क्योंकि ज़ाहिर है एक चीज़ को डिस्कस करने के एक्सप्रेस करने के डिफरेंट अंदाज होते हैं। एक जगह पे आई वाज स्टडिंग के पॉलिटिक्स इज बेसिकली द ऑल द एक्टिविटीज जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी हो सकती है, आप एंटिटी कह लें तो मेरा ख्याल है बेहतर होगा। किसी भी जगह पे जो भी सेट ऑफ एक्टिविटीज चलाई जा रही हों इन ऑर्डर टू एलिवेट समवन्स स्टेटस और समवन्स पावर। आप किसी भी किस्म की एक्टिविटीज़ करें एक ऑर्गेनाइजेशन में, मुल्क में, किसी भी वर्क प्लेस पे, किसी भी जगह पे, क्योंकि पॉलिटिक्स ध्यान में रखें ये सिर्फ इसका ताल्लुक मुल्क से नहीं है। पॉलिटिक्स हर जगह, हम नहीं कहते कि वर्क प्लेस पॉलिटिक्स, कहते हैं ना क्लास की पॉलिटिक्स, किचन, हर जगह की पॉलिटिक्स, हर जगह की पॉलिटिक्स। तो एक यूनिवर्सल डेफिनेशन जो मुझे नजर आई गो कि यहाँ पे तुम्हारा चूंकि चैप्टर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बिजनेस के पर्सपेक्टिव से है, लेकिन मैं ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू से जो डेफिनेशन मुझे अपील की वो बाकी यही है कि पॉलिटिक्स इज बेसिकली ऑल द एक्टिविटीज दैट यू अंडरटेक इन ऑर्डर टू एलिवेट या इंक्रीज योर स्टेटस और योर पावर इन दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, या आप कोई बेनिफिट हासिल करने के लिए जो भी सेट ऑफ एक्टिविटीज करते हैं या अपना स्टेटस एलिवेट करना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये बड़ा मशहूर होता है कि जी जो जूनियर्स या कुछ खास लोग होंगे आपके ऑर्गेनाइजेशन में वो सीनियर्स की चापलूसियां करते हैं, बड़ी यस सर करते हैं आगे पीछे, मतलब इट इज़ वन ऑफ द टैक्टिक्स थ्रू विच यू वांट टू एलिवेट योर डेजिग्नेशन और वट एवर। ये एक बड़ी छोटी सी मिसाल आपको मैं दे रहा हूँ। इस तरह से जब हुकूमत की बात करते हैं तो आप कह सकते हैं कि पॉलिटिक्स आर ऑल दो सेट ऑफ एक्टिविटीज रिलेटेड टू द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। तमाम एक्टिविटीज जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी करती है गवर्नेंस से रेलेवेंट, जिसमें खास तौर पे डिबेट्स शामिल होती हैं विद योर अपोजिशन पार्टीज। तो जितनी भी एक्टिविटीज एक पॉलिटिकल पार्टी करती है इन रिलेशन विद गेटिंग द पावर इन योर कंट्री, दैट इज बेसिकली कवर्ड इन द एरिया ऑफ योर पॉलिटिक्स। बहरहाल यहाँ पे उसने कुछ डेफिनेशन को रटी रटाई दी हुई है, लेकिन मेरे नज़दीक ये पॉलिटिक्स की डेफिनेशन मोर अप्रोप्रिएट है। आगे वो डिस्कस करता है आपके साथ कि इट इज़ अ फोकल पॉइंट ऑफ सोसाइटी। ये मैं 4th पैराग्राफ की बात कर रहा हूँ। कहता है कि आपकी सोसाइटी का फोकल पॉइंट है जिसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट है ज़ाहिर है हर चीज़ के ऊपर, आपकी स्टेट एज अ होल, आपके बिजनेसेस, आपके इंडिविजुअल्स, ईच एंड एवरी पर्सन इज अफेक्टेड बाय दैट। एंड डेफिनेटली जो भी आपकी रूलिंग पार्टी है उसका जो भी पॉलिटिकल माइंडसेट है इट बेसिकली अफेक्ट्स ईच एंड एवरीथिंग इन योर कंट्री, इन योर स्टेट। जाहिर है उसी ने ही टैक्स की पॉलिसी सेट करनी है, उसी ने ही चीज़ों को अलाउ डिसअलाउ करना है, उसी ने चीज़ों को रेगुलेट या डीरेगुलेट करना है, उसने एक ईच एंड एवरी स्टेप लेना है। उसी की रेगुलेशंस की वजह से काफ़ी बिजनेसेस को फ़रोग मिलेगा, उसी के रेगुलेशंस की वजह से काफ़ी बिजनेसेस डिस्करेज होंगे। सो डेफिनेटली पॉलिटिक्स इज सच अ थिंग जो कि बेसिकली हर रूलिंग पार्टी का एक अपना पॉलिटिकल माइंडसेट और एक अपनी आइडियोलॉजी होती है। ऐसा ही है ना, जैसे एक पिछली गवर्नमेंट गई उसकी एक अपनी आइडियोलॉजी थी, ये जो आई एक अपने ही अंदाज में आई है और ये अपने कुछ फिक्र के साथ आई है, अपने कुछ मंशूर के साथ आई हुई। तो अगली डिस्कशन हमारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज के ऊपर ही है कि अगर हम तारीख का जायजा लें, ओवरऑल तमाम कंट्रीज का जायजा लें, तो कितने तरह की पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज देखी जाती हैं कि जो डिफरेंट कंट्रीज में एग्जिस्ट करती हैं। इट्स एन इंटरेस्टिंग थिंग, मजे की चीज। इसको अगर आप इंटरेस्ट लेके देखेंगे तो आप इसको एंजॉय करेंगे, ठीक है जी। और आपको मिसालें भी बीच में मिलेंगी कि किन किन कंट्रीज में इस तरह की पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज एग्जिस्ट करती हैं।
तो आगे वो बात कर रहा है, तो वो ये कह रहा था कि इसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट आपकी हर चीज पे होता है। फिर कहता है बिजनेस एक्टिविटीज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन द पॉलिटिकल पॉलिसी एंड द डिसीजन मेकिंग। ये जो अभी हम बात कर रहे थे कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी है वो जो भी अपनी पॉलिसीज क्रिएट करती है उसका डायरेक्ट इफेक्ट आपके बिजनेस डिसीजंस पे पड़ता है। सो इट इज द prerogative of the government to adopt and discard policy conducive for the business। तो आगे वो मेंशन कर रहा है कि जो भी आपका पॉलिटिकल सेटअप होता है ना कंट्री में, इट डिपेंड्स अपॉन द वेरियस फैक्टर्स। यानी कि आपके मुल्क में जितने भी आपकी कह लें कि जो पॉलिटिकल सेटअप जो भी एग्जिस्ट कर रहा है वो किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। सबसे पहले कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ऑफ द रूलिंग पार्टी कैसी है। जैसे हम हर कंट्री में कहते हैं कि वहाँ का पॉलिटिकल सेटअप ऐसा है, यहाँ का पॉलिटिकल सेटअप ऐसा है, इंडिया का पॉलिटिकल सेटअप ऐसा है, मालदीव्स का पॉलिटिकल सेटअप ऐसा है। तो उनका पॉलिटिकल सेटअप अगर ऐसा है वो किस चीज़ पे डिपेंडेंट है। सबसे पहली चीज़ कि जो रूलिंग पार्टी है उसकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है। क्या वो कम्युनिस्ट पॉलिटिकल पार्टी है, क्या वो डिक्टेटोरियल माइंडसेट की पॉलिटिकल पार्टी है, अथॉरिटेटिव स्टाइल है उसका, डेमोक्रेटिक स्टाइल है, या उसका कहीं मिड में कहीं कोई आइडियोलॉजी फॉल करती है। अभी हम बात करेंगे आइडियोलॉजी के, एक पूरी कंटिन्यूम है। कंटिन्यूम का कॉन्सेप्ट समझते हैं? कंटिन्यूम स्पेक्ट्रम, यानी कि एक यूं कह लें कि जैसे एक स्केल है, उसके एक तरफ पे एक एक्सट्रीम है, दूसरी तरफ पे दूसरी एक्सट्रीम है। सो है स्टेप बाय स्टेप, यानी कि ये वो एरिया है जो कि इंतहाई एक्सट्रीमिस्ट है टुवर्ड्स वन साइड। फिर जो जो आप इस तरफ मूव करते हैं तो एक दूसरा इसका एंड है जो कि एक्सट्रीम है फॉर द अदर साइड, ठीक। और सेंटर में जो है वो कहीं पे उसके डिफरेंट वेरिएंट्स आते चले जाते हैं, ठीक है। तो ये इसको कंटिन्यूम बोलते हैं। तो अभी हम पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज का कंटिन्यूम भी देखते हैं जो आप आगे उसने डिस्कस किया है। तो पहली चीज कि वहां की जो रूलिंग पार्टी है उसका पॉलिटिकल माइंडसेट कैसा है, आइडियोलॉजी कैसी है। और फिर उससे पहले इसी धरती के ऊपर पहले जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज आई हैं वो किन किन आइडियोलॉजीज के साथ आई हैं। इसी होमलैंड के ऊपर पिछली गवर्नमेंट्स जो हैं वो किन किन माइंडसेट्स के साथ आई हैं। अगर हिस्टोरिकली एक या दो माइंडसेट्स ऐसी गवर्नमेंट्स आई हैं ऐसी माइंडसेट्स के साथ जो कि डिक्टेटोरियल इन नेचर थी, फाशिस्ट टाइप थी। फाशिस्ट भी हैं हमारे यहाँ पे जो कि अब काफ़ी वर्ड यूज़ होता है। फाशिस्ट रिजीम है जी, हिटलर रिजीम है जी, जो सुनता नहीं था किसी के, कहता था जो हमारा वर्ड आखिरी है वो आखिरी वर्ड है, किसी को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है तो ला दे। यही था ना फाशिस्ट रिजीम, यही कहा जाता है जी हिटलर को। हालांकि ये भी कुछ पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं, जर्मन्स और नाजीज और ये सारे वर्ड्स आपने मूवीज भी देखते होंगे, वहाँ पे ऐसे लोगों को पोर्ट्रे भी किया जाता है, अगेंस्ट भी कहा जाता है। बहरहाल तो ये भी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या पास्ट में हमारी जो पॉलिटिकल रिजीम्स आई हैं उनका आइडियोलॉजी क्या थी। तो हो सकता है कि जो आने वाली पार्टी है उनमें से किसी से इन्फ्लुएंस्ड हो और अकॉर्डिंगली वो भी उस तरह की रिजीम लेके आए। और फिर प्री एग्जिस्टिंग लॉज एंड रेगुलेशंस, हमारे यहाँ पे पहले से लॉज एंड रेगुलेशंस प्री एग्जिस्टिंग किस तरह के हैं। क्या लॉज जो हैं वो हाईली रेगुलेटेड हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, उनकी जो एप्लीकेशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो की जाती है या नहीं फॉलो की जाती। और सोशो रिलीजियस कॉन्स्ट्रेंट्स, हमारे यहाँ पे मज़हब की कितनी पाबंदी है, कितनी कंप्लायंस है, हमारी सोशल ट्रेडिशंस की कितनी कंप्लायंस है, ठीक है। ज़ाहिर है वो भी आपके पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो है पॉलिटिकल सेटअप को इन्फ्लुएंस करती है। अगर हमारे यहाँ पे जो जैसे देखें हमारे यहाँ पे जो एक पॉलिटिकल माइंडसेट है, चूँकि जैसे तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अब हमारे यहाँ पे चूँकि इसकी कंप्लायंस बहुत ज़्यादा है, हम लोग वी आर देयर इज़ नो डाउट ऑन द फैक्ट हम लोग इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जज्बाती लोग हैं और होना भी चाहिए जो हकीकत है। तो डेफिनेटली जब ये मामला होते हैं तो आपका पॉलिटिकल माइंडसेट जो भी पार्टी का होता है वो उसको रिफ्लेक्ट करता है। जो पिछली गवर्नमेंट थी वो फिर वो ज़्यादा पॉलिटिकल डिस्कशन हो जाएगी, लेकिन वो देखो इस चीज़ को उठाते थे और उठाना अच्छा भी था और ये रिक्वायर्ड भी है। बीइंग मुस्लिम हमारा मकसद ही फौत हो जाता है अगर आप इसके लिए अगेंस्ट आवाज़ नहीं उठाते। हाँ, आवाज़ कैसे उठानी है उसका अंदाज़ है। अपनी चीज़ों की तरोड़ पान कर दें तो ये कहीं की अक्लमंदी नहीं है, लेकिन द वे यू शुड कम्युनिकेट टू द इंटरनेशनल media and the global media about it, it required on your part if you are a Muslim state, especially if you are a nuclear Muslim state. So it आपके अल्फाज जो हैं उसकी वेटेज है। तो चूंकि हमारे यहाँ पे इस्लामिक इन्फ्लुएंस या रिलीजियस इन्फ्लुएंस है, इसलिए दैट ऑल्सो इफेक्ट्स द पॉलिटिकल माइंडसेट ऑफ द पार्टी दैट इज इन पोजीशन। अब इसके नतीजे में होता क्या है कि जिस पार्टी का माइंडसेट नहीं भी होता ना उसको मजबूरन करना पड़ता है, बेशक वो इस्लामिक कार्ड ही क्यों ना यूज करना करे, सिर्फ ये दिखाने के लिए नहीं जी हम भी हैं थोड़े से। क्योंकि अब ये कौन सा इन्फ्लुएंस है, ये एक
रिलीजियस इन्फ्लुएंस है हमारे यहाँ पे, रिलीजियस कॉन्स्टेंट्स नहीं वर्ड यूज करना चाहिए, क्योंकि ये असल में कॉपी पेस्ट है। आगे वर्ड एक और भी यूज हुआ है, मैं हैरान हूँ, पता नहीं किसी ने इसको स्क्रूटनाइज नहीं किया हुआ। बहरहाल वो चूंकि एक आइडियोलॉजी है, वो ये कहती है कि वो रिलीजन को नहीं मानती, वो कहती है कि हम लोग मतलब है ना, हर तरह की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होती है और वो एग्जिस्ट करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल चाइना है या इस तरह के लोग हैं, वो लोग बिल्कुल भी नहीं है, वो रिलीजियस नहीं है कतन। लेकिन कुछ ऐसी यहाँ पे आपको मिसालें भी नजर आएंगी। उसने उसमें किसकी मिसाल दी हुई है, अभी हम चलते हैं आगे चल के देखते हैं। तो वहाँ पे वो कहते हैं कि रिलीजन कुछ नहीं है, मतलब वो रिलीजन को नहीं मानते कोई भी मजहब हो, इस्लाम तो एक तरफ, कोई भी मजहब जो है वो उसको नहीं एक्सेप्ट करता है। तो वहाँ पे उसकी कोई भी इन्फ्लुएंस आपको नजर नहीं आएगा पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर, लेकिन हमारे यहाँ है। ठीक है, अच्छा जी, पॉलिटिकल ऑपोजिशन एंड देयर इकोनॉमिक एजेंडाज। डेफिनेटली आपका पॉलिटिकल सेटअप, अब देखें अभी की जो सिचुएशन चल रही है, हमारे पार्लियामेंट में कोई ऑपोजिशन बैठी हुई है, सारे तो वॉकआउट कर गए हैं। तो जाहिर है इट डिक्टेट्स द फैक्ट, इट टेल्स यू कि व्हाट इज द पॉलिटिकल सेटअप करंटली इन पाकिस्तान। क्योंकि एक ही पॉलिटिकल पार्टी है, उसका जो दिल करता है, जिस लॉ में चेंज दिल करता है चेंज कर देते हैं। अगले दिन उठते हैं उस लॉ में चेंज कर देते हैं, अगले दिन उठते हैं इस इंस्टीट्यूशन को अपाहज कर देते हैं, अगले दिन उठते हैं ये करते हैं, ऑपोजिशन ही कोई नहीं है। तो ये पॉलिटिकल सेटअप के बारे में बता नहीं रही। यही तो वो कह रहा है कि पॉलिटिकल सेटअप एक मुल्क में कैसा है वो इस पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है कि ऑपोजिशन कितनी स्ट्रांग है। अगर ऑपोजिशन स्ट्रांग होगी तो गवर्नमेंट जो भी स्टेप उठाएगी उसके अगेंस्ट अच्छा खासा फेस करना पड़ेगा। वो जाहिर है इतनी जल्दी कोई स्टेप नहीं उठा सकेंगे, उनको एक एक स्टेप को जस्टिफाई करना पड़ेगा। असेंबलियों में चंगा भला ऑपोजिशन होती है तो इजीली थोड़ी अप्रूव हो जाती है कोई चीज, लेकिन जब अगेंस्ट कोई बंदा ही नहीं बैठा होगा तो उनको जो दिल करेगा अप्रूव करा लेंगे, उनको कोई मसला है। सो ये फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, सिर्फ डिस्कशन ही नहीं करनी, इसको पेपर के हिसाब से भी ध्यान में रखें कि पॉलिटिकल सेटअप किसी कंट्री में है तो वो किन फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है, ये फैक्टर्स ध्यान में रखने। एमसीक्यूज में इट कैन बी टेस्टेड। बाकी इन टुडेज वर्ल्ड हमारी सोसाइटी जो है उसके अंदर बिजनेस और पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा इंटीग्रेटेड हैं, और ये उरा परा ये बेसिक बातें उसने की हुई हैं। ले सर जी, ये एक मजे की चीज़ है, और पूरे चैप्टर में यही एक मजे की चीज़ है। आगे क्योंकि सारे शुरू हो जाएगा कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल रिजीम्स क्या हुई थी, कब से शुरू हुआ, क्या क्या। हाँ, इसके बाद एक डिस्कशन वो वाली है जो कि हम लोग अपने पॉलिटिकल फैक्टर्स वाले चैप्टर में जब हम लोग पढ़ रहे थे पेस्ट में, तो हमने देखा था कि किस तरह से पॉलिटिकल फैक्टर्स आपके बिजनेसेस और उनके डिसीजंस को इफेक्ट करते हैं। ये अगले पेज पे आएगा। ये है डिफरेंट स्पेक्ट्रम ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज। इसका 1 नंबर का एमसीक्यू भी टेस्ट हुआ था। उसने कहा था कि जिस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में ये और ये और ये है, ये किस तरह की आइडियोलॉजी है। तो ये देखो आपको 5 आइडियोलॉजीज नजर आ रही हैं। पहली आइडियोलॉजी अच्छा नजर आ मैंने इसलिए थोड़ा सा कम किया था क्योंकि वो ना फिर नीचे का एरिया नहीं नजर आएगा। 1 मिनट आ रहा, चलो फिर ऐसे ही रखते हैं। ओके अच्छा, तो पहला तुम्हारा जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है दैट इज कम्युनिज्म। इसको एक्सट्रीम लेफ्ट भी बोलते हैं। देखो तुम्हें 2 एक्सट्रीम लेफ्ट नजर आएंगे। एक्सट्रीम लेफ्ट से मुराद ये है कि ये एक कंटिन्यूम के एक एक्सट्रीम है, उसको भी उसने खैर एक्सट्रीम लेफ्ट ही कहा हुआ है। तो ये दूसरी एक्सट्रीम है, ठीक है, उसको फासिस्ट कैपिटलिज्म बोला हुआ है। और इस तरफ जो है वो कम्युनिज्म है। इनको रेडिकल्स भी बोला जाता है, इनको डिक्टेटोरियल भी बोला जाता है। उनको भी डिक्टेटोरियल की 2 शक्लें हैं, एक थोड़ी पॉजिटिव शक्ल है और एक नेगेटिव शक्ल है। जो नेगेटिव शक्ल है उसको एक्सट्रीम राइट पे रखा हुआ है, जो पॉजिटिव थोड़ी शक्ल है उसको लेफ्ट पे रखा हुआ है। अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। इसके जब हम फीचर्स पढ़ेंगे ना कि इस आइडियोलॉजी में क्या है, ये आप खुद भी पढ़ के इसको इजीली आइडियलाइज कर सकते हैं कि यार ये किस तरह का रिजीम होगा। ठीक है, अच्छा, इनको एक्सट्रीम लेफ्ट के जो नाम्स हैं इनको सोशलिज्म भी बोला जाता है जी। यानी इसमें सोशलिज्म का फैक्टर होगा। सोशलिज्म से मुराद ये है कि जिसमें सोसाइटल वैल्यूज को अहमियत दी जाती है, लोगों को इतना भी स्नब नहीं किया जाता। तो जो हम राइट की तरफ मूव करते हैं, तो थोड़ा सा राइट मूव करते हैं तो लिबरल्स लेफ्ट विंग में इनको बोलते हैं। इनके अंदर डेमोक्रेटिक फ्लेवर भी आपको नजर आएगा और सोसाइटी को अहमियत देते हुए हम नजर आ रहे होंगे इस पर्टिकुलर सोसाइटी में। जब बिल्कुल सेंटर में आते हैं, ये एक थोड़ी इम्प्रूव्ड फॉर्म है जिसमें लोगों को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी नजर आएगा, आपको प्रॉपर्टीज लोगों को प्राइवेटली होल्ड करने की इजाजत भी आपको नजर आएगी। प्रोडक्शन भी आप देखोगे कि कुछ पब्लिक सेक्टर की कंपनियां प्रोडक्शन कर रही होंगी और प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां भी कर रही होंगी। लोगों को जो रिसोर्सेज, लोगों को अप्रिशिएट तो नहीं कह सकते कि
द पीपल विल बी एक्नॉलेज्ड फॉर द फैक्ट कि जो बंदा जितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, जितनी मेहनत कर रहा है, वो उतना अपने पास प्रॉपर्टी बना सकता है। क्योंकि पहले दो में ऐसा नहीं होगा। पहले दो में आपको ये शक्ल नजर आएगी कि जितना भी आउटपुट है गवर्नमेंट कंट्रोल्ड होगा, हर एक को उतना मिलेगा जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है, हर एक को बराबर रखा जाएगा, कोई अमीर कोई गरीब नहीं है। सो पहली दो आपको इकोनॉमीज नहीं कहना चाहिए, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज में आपको नजर आएगा अमीर गरीब का कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक, जिसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको उसके हिसाब से दिया जाएगा। हुकूमत के पास प्रोडक्शन होगी, प्रोडक्शन उतनी होगी जितनी लोगों की रिक्वायरमेंट है। सो देयर विल बी, हर एक को बराबर तस्लीम किया जाएगा। ये इस तरह की चीजें हैं जो कि आपको पहले दो में नजर आएंगी। स्टेट ओन्ड चीजें होंगी, प्राइवेट प्रॉपर्टी को ओन करने की इजाजत नहीं होगी। यानी कि आप खुद सोचें ये किस तरह का निजाम। और गवर्नमेंट जो है वो आपकी कस्टोडियन भी है, आपकी हिफाजत भी करेगी, यानी कि ये सारी चीजें हैं। इसके अंदर थोड़ा पॉजिटिव एस्पेक्ट है, डिक्टेटोरियल है, ये डिक्टेटोरियल है, लेकिन पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है उसके साथ कि यार अमीर गरीब का कॉन्सेप्ट नहीं है। आप खुद सोचें, जो आप लिबर्टी पब्लिक को देंगे कि तुम प्राइवेट प्रॉपर्टी भी ओन कर लो, तुम प्रोडक्शन का भी कुछ ले लो, ये वो पॉइंट है कि जब जिस बंदे की जितनी अर्निंग कैपेसिटी है वो उतना अर्न करेगा, उतनी प्रॉपर्टी ओन करेगा, एंड दैट विल बी द पॉइंट फ्रॉम वेयर द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर विल स्टार्ट। लेकिन जो पहली दो रिजीम्स है उसमें क्या है, गवर्नमेंट सब कुछ कंट्रोल कर रही है, वो कोई इस चीज को वैल्यू नहीं दे रही कि यार ये बंदा ज्यादा इनपुट दे सकता है, ही इज मोर एफिशिएंट एंड ही डिजर्व्स टू हैव मोर प्रॉपर्टी एज वेल। ये चीज पहली दो में तुम्हें नजर नहीं आएगी। पहली बिल्कुल एक्सट्रीम है, सेकंड उसका थोड़ा सा लीनियंट एरिया है, और थर्ड जो है वो एक्सट्रीम सेंटर में आता है। चौथा कौन सा है, वो बड़े मजे का एरिया है। मैं चौथे के मैं फीचर्स पढ़ूंगा, आप पहचान जाएंगे ये किस हुकूमत की बात हो रही है। ठीक है जी। और इसी तरह आखिरी वाली भी आप पहचान जाएंगे। अच्छा चलो आओ इसको ना स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। पहले इनके नाम पढ़ लेते हैं। ये तीसरे वाले का सेंटर मॉडरेट्स ही मैं इसको पढ़ रहा हूँ, डेमोक्रेसी है। उसके बाद आता है कंजर्वेटिज्म, राइट विंग, लेजी फेयर, डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म और एक्सट्रीम राइट अगेंस्ट फाशिस्ट रिजीम है। इनको स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। इनके जरा फीचर्स हम आज पढ़ना। एक्सट्रीम लेफ्ट वाले से शुरू करो। हम आइडियोलॉजी बाय आइडियोलॉजी चलेंगे। सबसे पहला हाँ सबसे पहला ठीक हो गया। फीचर, स्टेट के पास सारी प्रोडक्शन है, किसी के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट ये है, किसी पब्लिक के बंदे के पास, किसी सिटीजन के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी। जाहिर है जब प्रोडक्शन हुकूमत कर रही है तो सारी अर्निंग्स कौन कर रही है, हुकूमत। और ये अर्निंग्स ये जितनी भी हैं ये आगे डिस्ट्रीब्यूट होंगी किसको, बंदों को। जाहिर है बंदों ने खर्चा करना है, चीजें खरीदनी है, फैमिलियां चलानी है, सारे मामलात करने हैं, तो फिर उस सूरत में अर्निंग्स जितनी भी हैं वो किनको दी जाएंगी, लोगों को। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ नीड ऑफ द पीपल। और डेफिनेटली नीड ऑफ द पीपल कैसे एस्टैब्लिश करते होंगे कि एक घर में हाउस होल्ड साइज क्या है, कि फॉर एग्जाम्पल अगर एक घर के अफराद ही फॉर एग्जाम्पल 10 हैं वर्सेस एक घर के अफराद 3 हैं, नीड ऑफ द पीपल यहीं से एस्टैब्लिश होता है ना, तो उस हिसाब से चलें आगे। और स्टेट के पास जो सारी प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन भी किस बेस पे करेगी, जितनी लोगों की नीड्स है। ये नहीं है कि लोगों की नीड फॉर एग्जांपल 1 मिलियन टन की है तो आप 3 मिलियन टन बना के बैठ जाए, नहीं, वो प्रोडक्शन भी उतनी करेंगे क्योंकि उनको पता है कि यार इतनी ही रिक्वायरमेंट है और हमने कोई बिजनेस वगैरह तो करना कोई नहीं जी। ठीक है ना, राइट्स पे नहीं, इक्वल मटेरियल। यानी कि वो ये बात कर रहा है कि क्लासलेस सोसाइटी जो हमारे यहाँ पे जैसे जात पात के मामलात हैं, ये सुपीरियर है, ये उससे इन्फीरियर है, तो इसके पास कम चीज़ें हैं, उसके पास ज़्यादा चीज़ें हैं, वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। इक्वल अवेलेबिलिटी ऑफ द आइटम्स, दैट इज़ द कॉन्सेप्ट। फिर जी इंडिविजुअल फ्रीडम से मुराद यहाँ पे ये है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कह लें या फ्रीडम टू हैव आइटम्स कह लें, तो फ्रीडम टू हैव आइटम्स उस तरह से नहीं है। कोई प्रॉपर्टी आप ले सकते हो, कोई चक्कर इस तरह से, कोई पर्सनली अपना कोई बिजनेस कारोबार या प्रोडक्शन के मामला कर सकते हैं, नहीं कर रहे आप। अच्छा, इट इज़ बिल्कुल ऐसे ही एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम है जिसके साथ अपने इकोनॉमिक सिस्टम भी अटैच्ड है, क्योंकि वही सारी प्रोडक्शन कर रही है, सारा इकोनॉमिक्स वही लेके चल रही है, तो ये एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम है फॉर ये वर्ड। अब ये वर्ड अब ठीक है, तो ओपियम ऑफ द पीपल, दिस इज द फ्रेज, और ये कार्ल मार्क्स ने कहा था, क्योंकि जाहिर है ये लोग पुराने लोग हैं और जरा एथियस्ट किस्म के माइंड्स थे इनके, तो ये इस अप्रोच के प्रोपोनेंट है। वो ये कहते थे कि जी रिलीजन जो है ना, कोई भी रिलीजन है,
इट इज द ओपियम। ओपियम क्या होता है? अफीम। मैं हकीकत बता रहा हूँ, ये जाके सर्च कर लीजिएगा, इट इज अ काइंड ऑफ ड्रग। वो ये कहता था कि जी रिलीजन एक ऐसी चीज है, उसका एक, अब हर एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, जो एथिस्ट है वो तो ऐसे ही सोचते हैं ना। तो उसने ये कहा था कि जी ये जो है ना, इट इज जस्ट लाइक अ ड्रग फॉर द पीपल। तो ये ऐसे ही है जैसे लोगों पे मुसल्लत की जाती है, लोग इसको खुद से एक्सेप्ट नहीं करते। बहरहाल आगे उसने डिबेट्स वगैरह की, लेकिन बहुत से लोगों ने उसको अपोज किया कि ऐसा तो नहीं है, कहाँ कौन है जो मुसल्लत करता है। अब हमारे यहाँ पे कितने ममालिक हैं और वहाँ पे फ्रीडम ऑफ टू हैव रिलीजन होता है, उसमें कोई ऐसी कोई बात तो नहीं होती। आपके ऊपर है, आपको नहीं पसंद आ रहा तो आप छोड़ दें, कोई भी है, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा। तो बहरहाल उसको अपोज करने वाले भी बहुत थे। तो ये जो आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है वो ये कहती है कि रिलीजन का एज सच कोई जो यह वर्ड यूज करा ना, ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन। हमारे यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर बात करें, हमारे यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्गेनाइज्ड इस्लाम है, पूरा ऑर्गेनाइज्ड है। इसी तरह जो बाकी मज़ाहब है वो भी अपनी जगह पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल वो ये कह रहा है कि इंडिविजुअल रिलीजन को किसी ना किसी फॉर्म में अलाउ किया जाता है। मतलब ये नहीं कहते कि आप अगर अपने घर में नमाज पढ़ रहे हैं या कोई हिंदू अपने घर में कोई प्रार्थना प्रूर्थना कर रहा है वो नहीं कर सकता, इंडिविजुअल लेवल पे आपका मैसेज की फॉर्म में कोई ऐसी इजाजत नहीं है। ठीक, तो ये उनका एक कहना है, ये उनकी एक ओपिनियन है इस आइडियोलॉजी की। फिर क्या कहता है? एनी मीन्स पॉसिबल इंक्लूडिंग वायलेंस। जब उन्होंने कोई चीज चेंज करवानी होती है, अगेन चूंकि स्टाइल डिक्टेटोरियल है, तो वो वायलेंस के जरिए अगर उनको कोई चीज इंप्लीमेंट करवानी हो तो वो करवा लेंगे। अच्छा, हर एक आइडियोलॉजी के अंदर ना उन्होंने सेकंड लास्ट पॉइंट में मेंशन किया हुआ है कि मशहूर लोगों के नाम उसने अब बताया भी नहीं हुआ कि ये है क्या। स्टैलिन लेनिन कह के बात छोड़ दिया, बंदा सोचता ही रहे क्या है? यूएसएसआर, नीचे कंट्री का नाम है कि जिस कंट्री की मिसाल उसने दी है कि जहां पे इस तरह की रिजीम एग्जिस्ट कर रही है, जहां पे इस तरह की आइडियोलॉजी एग्जिस्ट कर रही है, दैट इज सोवियत यूनियन, रशिया, यूएसएसआर। तो ऊपर स्टालिन और लेनिन है ना, इसी तरह से तुम्हें आगे नजर आएगा, ये देखो फैबियन। ठीक है, इसी तरह से तुम अगले उस पे आ जाओ, सेकंड लास्ट लाइन, ये देखो जेएस मिल, कीन्स, एफ रूजवेल्ट। ये मशहूर लोगों के उसने नाम लिए हैं जो कि इस आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर चुके हैं हिस्ट्री में। तो वो बस ये नाम है, इसलिए आप परेशान ना हो कि ये अजीब अजीब नाम कहाँ से आ गए। ये देखो अगले में उसने नाम लिया हुआ हिटलर, मुसोलिनी, फ्रैंको, ये नाम है। और किन कंट्रीज में? नाजी जर्मनी, फाशिस्ट इटली एंड स्पेन। यानी कि आखिर में या सेकंड लास्ट में तुम्हें या मुल्क का नाम नजर आएगा या उन पॉपुलर पर्सनैलिटीज का नाम नजर आएगा जो कि इस आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर चुके हैं। इसी तरह तुम्हें चौथे में कौन नजर आएगा? चौथे में तुम्हें देखो एंड पे एक अमेरिका नजर आएगा और ऊपर नजर आएंगे फ्राइडमैन है, हेड है, रीगन है, थैचर है, ये कुछ ये पॉपुलर। अब वो कुछ भी है, हिस्टोरियंस हो सकते हैं, दे कैन बी राइटर्स, दे कैन बी पोएट्स। एक मेरे ख्याल में सिंगर भी है, फेबियन इज अ सिंगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग है। कुछ लीडर्स हैं, कुछ नहीं, राइटर्स भी हैं, कुछ ऐसे भी हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मुझे एग्जैक्टली सबका नहीं पता कि इनमें से एग्जैक्टली हर एक की प्रोफाइल क्या है। सो बहरहाल दोज आर द पॉपुलर पर्सनालिटीज ऑफ द हिस्ट्री जो कि इन आइडियोलॉजीज को सपोर्ट कर चुके हैं। अच्छा, इसके अलावा वो पढ़ लिया हमने सारा, हाँ, स्टालिन और लेनिन। तो इसके मुताबिक, इसकी डिस्क्रिप्शन के मुताबिक सोवियत यूनियन पे ये वाली चीज पूरी उतरती है। तो इसको अगर वैसे मैं कहूं तो एज सच इट इज नॉट अ डेंजरस काइंड ऑफ रिजीम, है डिक्टेटोरियल, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप खुद सोचे, स्टेट सबको इक्वल समझ रही है और सबको जिसकी जो नीड है उसको स्टेट पूरा कर रही है, बस पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं दे रही, कोई इंडिविजुअल फ्रीडम इस हवाले से नहीं है, रिलीजन को एज सच मैस लेवल पे सपोर्ट नहीं है। और इसके अलावा लेकिन ये एक चीज है कि जब भी उन्होंने अपनी कोई चीज इंप्लीमेंट करवानी है, दे कैन गेट इट इंप्लीमेंटेड थ्रू वायलेंस, वो भी उनको करना पड़ेगा तो वो करेंगे। अच्छा, आओ जरा आगे मूव करते हैं थोड़ा सा, इसका थोड़ा सा एक लीनियंट फॉर्म पढ़ो जरा इसको। ये है जी सोशलिज्म, डेमोक्रेटिक फ्लेवर है इसके अंदर, लिबरल्स लेफ्ट विंग भी इसको बोला जाता है। क्या है जी, क्या कहता है? फ्यू एक्सेप्शंस, कुछ हैं जिसकी प्रोडक्शन आप डिसेंट्रलाइज करके पब्लिक को अलाउ करते हैं कि चलें इसकी प्रोडक्शन आप कर लें। वो जो कह रहा है ना, मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ प्रोडक्शन वो गवर्नमेंट के हाथ में ही होती है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि बेसिक नेसेसिटीज और जो जो चीज़ें आपकी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उसकी प्रोडक्शन गवर्नमेंट अपने पास रखती है। जो इसके अलावा जो नॉर्मल आइटम से अलावा हैं में भी गवर्नमेंट अलाउ कर दे पब्लिक को कि आप इसकी प्रोडक्शन कर लें। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक्स की आइटम्स हैं या इसके अलावा दीगर कुछ चीज़ें हैं वो आप उनको अलाउ कर दें। और इसमें एक फ्लेवर लीनियंट क्या होता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी अगर आप चाहें आप ओन कर सकते हैं। और उसकी एक रीज़न भी होती है, आगे रीज़न है कि इट रिकग्नाइजेज द डिस्टिंक्शन अमंग द पीपल बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी एंड देयर कंट्रीब्यूशन।
यहाँ पे उनको उनकी एबिलिटी को एक्नॉलेज किया जाता है कि सर जी अगर आप में एबिलिटी है टू कंट्रीब्यूट तो यस, इफ यू कैन प्रोवाइड इनपुट मोर टू द गवर्नमेंट, इफ यू कैन प्रोवाइड इनपुट मोर टू द इकोनॉमी, देन यस यू आर एंटाइटल्ड टू मोर रिसोर्सेज। हम आपको प्रॉपर्टी भी अलाउ करेंगे, हम आपको हम ये नहीं करेंगे कि एक बंदे के घर के इतने अफराद हैं उतने रिसोर्सेज, नहीं, एक बंदा अगर इनपुट ज्यादा इकोनॉमी में दे रहा है तो ही विल बी एंटाइटल्ड टू मोर रिसोर्सेज एज वेल। तो यहाँ पे ये मामला है, तो ये वो बात कर रहा है। फिर कहता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटपुट अमंग पीपल शुड बी बेस्ड ऑन दियर, ये देखो वही बात उसने आगे कर भी दी है, बेस्ड ऑन दियर इनपुट। चैलेंजेस स्टेटस को, इसमें ये भी चीज, स्टेटस को पता है ना कितनी दफा ये वर्ड यूज होता है तुम्हारी खबरों में टॉक शोज में। जो रूलिंग एलीट होती है उसका एक जो स्टेटस चल रहा होता है, यानी यूं समझ लो कि जो एक चीज गलत चलती आ रही है वो ऐसे ही चलती रहे तो उसको स्टेटस को कहते हैं। तो उसको चैलेंज करना कि भाई ये एक चीज गलत है जो कि चलती आ रही है, इसको हम चैलेंज करें। फॉर एग्जाम्पल जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी का कोई मेन लीडर या आपका कोई एमएनए या आपको कोई ब्यूरोक्रेट एक जगह से गुजर रहा है तो आपके सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, ट्रैफिक की ऐसी की तैसी हो जाती है। दिस इज द स्टेटस को। जो भी इसको चैलेंज करेगा कि आज के बाद से कोई आगे पीछे सिक्योरिटियां उस तरह से नहीं होंगी, 5 या 10 मिनट पहले ही आप रास्ते बंद कर देते हैं, दिस इज टू चैलेंज द स्टेटस को। तो ये एक ऐसी आइडियोलॉजी है जहां पे चैलेंज करने की गुंजाइश है। उधर तुम कर सकते हो, नहीं कर सकते, जो इससे पिछली आइडियोलॉजी थी। तो ये भी इसका एक फ्लेवर है क्योंकि ये डेमोक्रेटिक फ्लेवर रखता है। फिर डेमोक्रेटिक तो आप जानते ही हैं, एक ऐसा लॉलीपॉप जो कि 1947 में दिया जा रहा है। हम डेमोक्रेटिक से जमहूरी अवाम है जहां पे पब्लिक को की ओपिनियन को अहमियत दी जाती है। वैसे ये स्टेट डिजर्व नहीं करती कि डेमोक्रेसी, अव्वल तो डेमोक्रेसी इधर है ही नहीं। ये जो आग के ऊपर मुसल्लत हुए हैं ये डेमोक्रेसी है, हमने इनको अपॉइंट किया। ये तो वैसे पॉइंट, ये जो एक मामला चला और ये आ गए, वरना इट्स नॉट अ डेमोक्रेसी एट ऑल। डेमोक्रेसी कहाँ है? डेमोक्रेसी ये होती है, ये तो वो तो पब्लिक की अपॉइंटमेंट से आते हैं, पब्लिक अपॉइंटमेंट नहीं है। या तो ये है आप वैसे बात करें, पब्लिक अपॉइंटमेंट तो है ही नहीं। कीपिंग द पॉलिटिकल पॉइंट्स सेपरेट, हुकूमत कौन सी होती है? वो जो कि प्लेबिसाइट हो, वोटिंग हो और फिर आए। पीपल हु आर रूलिंग राइट नाउ, नो वन वोटेड फॉर देम इन मेजोरिटी। मेजोरिटी जिनको वोट दिया था वो तो है ही नहीं, बात समझ रहे? तो डेमोक्रेसी तो है ही कोई नहीं, चक्कर ही कोई नहीं, लॉलीपॉप जी। द सिस्टम बिलीव, आगे क्या कहता? बिल्कुल, ये एक इसका पॉजिटिव फ्लेवर है कि वो कहते हैं कि जी लोग जो हैं वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लोग करें, अपने छोटे छोटे बिजनेसेस करें, जो जितना इनपुट दे रहा है उसको हम रिसोर्सेज देंगे, लेकिन जो मैसेज की जो नीड्स की जो रिक्वायरमेंट है ना वो हम कोशिश करेंगे कि पूरी करें। ठीक है जैसे सालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे अक़दस में भी ये मामला हुआ करता था। बैतुल माल था और जो भी फॉर एग्जांपल डिजर्विंग लोग थे उनकी नीड्स वहाँ से पूरी की जाती थी, और लोग तिजारत वगैरह भी, वो तो खैर असल में उसको ना ये आज के दौर से रिलेट नहीं कर सकते। एक थोड़ा सा मसला इसमें ये है, ये कह देते हैं रियासत मदीना वो दौर था सरकार दो आलम का जिसमें कबाइल का सेटअप था, कबीले हुआ करते थे। ऐसे थोड़ी होता था कि प्रोडक्शन हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगे हुए हैं, बड़ा पुराना दौर था वो, इतनी एडवांसमेंट थी नहीं। अब और उस वक्त अगर कोई कमर्शियल एक्टिविटी भी थी तो वो तिजारत की थी कि बनी बनाई गुड्स हैं, खजूरों की तिजारत हो रही है, बनी बनाई चीज़ों की खालों की तिजारत हो रही है, और दीगर जानवरों की तिजारत हो रही है, और जो यानी कि जो नेचुरल चीज़ जो ग्रो की जाती है उगा के बेचती, मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होती थी उस वक्त। तो अब तो प्रोडक्शन के मामला आता है, प्रोडक्शन की तो गेम ही कहाँ चलेगी, प्रोसेस्ड आइटम्स आ गई हैं और आपका इकोनॉमिक सिस्टम ही चेंज हो गया है। लेकिन जो वहाँ पे टेकिंग केयर ऑफ द पब्लिक वाला एक मॉडल है ना, वो वहाँ एग्जिस्ट करता था कि यार जो भी बंदा इन नीड है वो जाता था, जो भी उस दौर में जो भी हुक्मरान, खलीफा, सरकार दो आलम जो भी है, तो वो जाता था उसके पास और उसको जो भी नीड है उस हिसाब से उसको अकोमोडेट किया जाता था। खुम्स का एक मामला था, तमाम ये चीज़ें थी जो कि बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिवली वो आइडियल अंदाज में फॉलो की जा रही थी। बहरहाल, और इसमें रिलीजन इज अलाउड इन द सिस्टम, रिलीजन को अकोमोडेट किया जाता है ऐसे सिस्टम के अंदर। फिर दे फेवर चेंज लेकिन थ्रू पीसफुल मीन्स। अगर उन्होंने चेंज लानी है तो ये नहीं कि धक्के से करके आप ये वाला काम करें, जबरन मुसल्लत करें, नहीं ये नहीं होता वहाँ पे पीस। क्योंकि ये देखें ऊपर, ये साथ ये सोशलिज्म पे भी बिलीव करते हैं। सोशलिज्म ये होती है कि जो सोशल वैल्यूज़ को अहमियत दे। तो वायलेंस तो सोशल वैल्यूज़ में कहीं नहीं होता भाई, सोशल वैल्यूज़ में तो इखलाकी इक़दार है, नाम से ज़ाहिर है इखलाकी इक़दार। तो इखलाकी इक़दार में कहाँ वायलेंस की जगह होती है, बिल्कुल भी नहीं होती। तो किधर गया, दे फेवर चेंज। अच्छा, एवरीवन इज इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ, लॉ के नज़र में सब बराबर होते हैं।
ठीक है जी। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आइडियोलॉजी थ्रू सोशल चेंज, अगर कोई आइडियोलॉजी है आप उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो सोशल चेंज यानी कि लोगों को एजुकेट किया जाए, लोगों को इनडायरेक्ट मीन्स में इन्फ्लुएंस किया जाए किसी तरह से कि उनकी सोच बदले, दैट इज हाउ यू नीड टू चेंज द माइंडसेट ऑफ द पीपल। तो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स की क्या है? कलेक्टिविज्म। कलेक्टिविज्म क्या होता है? एक माइंडसेट जिसमें मैसेज को अहमियत दी जाती है ओवर इंडिविजुअल्स। ऐसा नहीं होता कि चंद इंडिविजुअल्स के कहने पे सब कुछ चल रहा है, इंडिविजुअल्स को प्रेफरेंस है ओवर द मैसेज, नहीं, मैसेज को प्रेफरेंस है ओवर द इंडिविजुअल्स। पब्लिक को अहमियत दी जाती है, पब्लिक के राइट्स को अहमियत दी जाती है। ये नहीं होगा जो कि चौथे कॉलम में आपको नजर आएगा। चौथा कॉलम बड़े मजे का है, ठीक है ना। तो कलेक्टिविज्म व्हेन द मैसेज आर गिवन इंपॉर्टेंस, मैसेज के राइट्स को बहुत ज्यादा अहमियत होती है। ये नहीं होता कि चंद इंडिविजुअल्स ये चाह रहे हैं तो कर दिया जाए, नहीं। फिर इकोनॉमिक इक्वालिटी होती है, सोशल सर्विस की जाती है, नेशनलाइजेशन। तो फैबियन एक अगेन वन ऑफ द पॉपुलर आइकॉन्स ऑफ द हिस्ट्री है जो कि इसको सपोर्ट करता था। स्वीडन की मिसाल इन्होंने यहाँ पे दी हुई है कि जी स्वीडन में ऐसा है। चलें जी, ये इसको पढ़ दो जरा, सेंटर वाला जो। हाँ बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक। यहाँ पे ये होगा कि जो भी प्रोडक्शन है पब्लिक भी कर रही होगी और प्राइवेट एंटिटीज जो हैं, लोग भी जो हैं वो भी कर रहे होंगे। सो आपको बिजनेस एक्टिविटीज दोनों जगहों पे नजर आएंगी और ये काफ़ी हद तक हमारे यहाँ भी होता है। इसी तरह से होता है कि पब्लिक सेक्टर की भी कुछ चीज़ें होती हैं, प्राइवेट सेक्टर की भी, लेकिन यहाँ पे बैलेंस है। यानी कि ये नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो 90% गुड्स प्रोड्यूस कर रही है और पब्लिक सेक्टर सिर्फ 10% है। हमारे यहाँ पे कुछ सेटअप कमोबेश ऐसा ही है कि जिसमें 20% पब्लिक सेक्टर कर रहा होगा और बाकी चलो 20, 25, 30 कह लो, बहुत भी अगर करना तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि इस तरह की इकोनॉमी में दोनों के दरमियान बैलेंस होता है। पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों प्रोडक्शन को लेके चल रहे होते हैं ताकि चीज़ बैलेंस में रहे। इंडिविजुअल लोगों को फ्रीडम भी होती है और राइट टू हैव प्रॉपर्टीज भी होती हैं। और यहाँ पे देखो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और ज़्यादा पब्लिक में होती भी हमें नजर आ रही होंगी। क्या कहता है? दे बिलीव इन द इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, हाउएवर दे आल्सो रिकॉग्नाइज देयर नेशनल इंटरेस्ट्स। ये लोग क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस को भी अहमियत देते हैं क्योंकि ये हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा है। डेफिनेटली इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के मामला जो हैं वो ज़रूरी हैं। इंपोर्ट्स करके बहुत सी यहाँ पे लोकल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इंपोर्ट्स के ज़रिए से होनी होती है और फिर इसी तरह से एक्सपोर्ट्स के ज़रिए से हमारे पास फॉरेन करेंसी आती है, तो इट इम्प्रूव्स द एक्सचेंज रेट्स। तो आगे मेंशन करता है कि देयर इज़ अ स्लो सोशल चेंज, कनाडा इज़ एन एग्जाम्पल। ठीक है जी। तो कनाडा वाकई रोल प्ले करता है बतौर गार्डियन ऑफ अ पर्सन। अच्छा, ये अमेरिका पे भी मिसाल पूरी उतरती है। आपको एक मज़े की बात बताऊं, अमेरिका, अब जाहिर है ये जैसे मैंने इसकी जब फीचर्स पढ़े हैं तो हमारे यहाँ भी चीज़ें कुछ ना कुछ रिलेट कर जाती हैं, सारी नहीं करेंगी, लेकिन कुछ एक ऐसी आइडियोलॉजी होगी जो कि हम पे 90% फिट बैठेगी। वो अभी तक इनमें से कोई नहीं नजर आई, लेकिन ये जो एक सेंटर वाली चीज़ है इसमें कुछ चीज़ें हमें नजर आती हैं। जैसे इंडिविजुअल फ्रीडम इज रिकॉग्नाइज्ड, हमारे यहाँ पे होता है इंडिविजुअल फ्रीडम होता है। एक बंदा जितनी मर्जी प्रॉपर्टी रखना चाहे, प्रॉपर्टी अगर प्राइवेटली रखना चाहे करे, बिजनेसेस अगर प्राइवेटली आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ओनरशिप ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन स्टेट रोल प्ले करता है एज अ गार्डियन फॉर ऑल। टू सम एक्सटेंट कह सकते हैं, टू सम एक्सटेंट नहीं, आप अग्री करेंगे। गार्डियन फॉर ऑल इज अ बिगर टर्म मेरे नज़दीक। अब जैसे यूएसए क्या करता है, अगर कोई बंदा अनएम्प्लॉयड है ना तो स्टेट की तरफ से उसको अनएम्प्लॉयमेंट कार्ड मिलता है और जब तक वो अनएम्प्लॉयड है तो उसको अच्छा खासा हाउस होल्ड जो नीड्स है ना उसके लिए उसको सारी ग्रॉसरी कर सकता है इजीली, जिस मर्जी स्टोर पे जाए फ्री ऑफ कॉस्ट ही कैन मेक द परचेजेस फॉर आई डोंट नो 2, 3, 4, 5 साल, जब तक अनएम्प्लॉयड है हुकूमत उसका खर्चा उठाती है। तो कनाडा में भी ऐसा ही है। सो दे एक्ट एज द गार्डियन इज अ बिगर टर्म, इसमें सिक्योरिटी भी कवर्ड। और रीजन पता क्या है, वहाँ पे टैक्स कलेक्शन बड़ी मजे की है, बड़ी स्ट्रांग है और बड़े ज्यादा टैक्सेस है। जो लोग एम्प्लॉयड हैं वो यहाँ तक के 40% तक टैक्स देते हैं, लेकिन वहाँ पे उन लोगों को मालूम है कि यार हम जो टैक्स पे करेंगे वो लगेगा भी। अब देखो उसका कहाँ पे लगाया जा रहा है, इसका फायदा किसको दिया जा रहा है कि वो लोग जो कि एम्प्लॉयड हैं वो अपना 40% अगर मैं मिसाल दे रहा हूँ 30 से 40% अगर टैक्स देते हैं, यह हुकूमत की ट्रेजरी में जाता है और यहाँ से मिल किन को रहा है कि जो लोग अभी करंटली अनएम्प्लॉयड हैं। और होता भी क्या था कि गैप बिटवीन रिच एंड पुअर को कवर किया जाए। और हमारे इस्लाम का ज़कात का कॉन्सेप्ट भी यकीन माने ये है
ये क्यों दिया जाता है 2.5%? ताकि जो भी बंदा साहिब ज़र है वो अपना जो भी इजाफी माल है उसमें से हुकूमत के, जो हुकूमत कह लें, वो जो भी आपका एक रूलिंग पार्टी है, मेड भी खिलाफत, जो भी मलूकियत, जो मर्जी है, कि उनके खजाने में जमा हो और वहां से किसको दिया जाए? उसको जो कि अपनी नीड्स पूरी नहीं कर सकता, ताकि बैलेंस रहे। ऐसा ना हो कि जड़ा अमीर है वो इन्ना अमीर है चाहे हाथ च नहीं आ रहा, जड़ा गरीब है वो बेचारा फुट पाते है। ये गैप नहीं होना चाहिए, और सरकार का भी यही सिस्टम। और हमारे यहाँ पे हम तो मोस्ट सबसे बड़े फिलंथ्रोपिस्ट स्टेट है हम लोग, पता है इस चीज का अंदाजा है आपको? भी देखिए यहाँ पे ना असल में कॉमेडी जज्बाती है। आप किसी भी सिग्नल पे किसी औरत को देखेंगे ना बच्चा उठाते हुए, आपको फौरन अपना बच्चा याद आएगा। आप तो कभी खैर अभी उस स्टेज पे नहीं है, लेकिन मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, ये हकीकत वाली बात है। ये आपको शायद अभी तो शायद आप हंसेंगे ही, लेकिन जब आपके घर में आपका अपना बच्चा होगा ना, तो आप जब उसको सोचेंगे ना कि अगर मेरा खुदा ना खास्ता बच्चा, आप सबको छोड़े चले बच्चा छोड़ दें, आप किसी अम्मा को अपने पास आते देखेंगे ना, इसने लाठी पकड़ी होगी, आपको अपनी अम्मा याद आ जाएगी। आप कहेंगे कि या अल्लाह कदे मेरी, अल्लाह कदी ना करे कि इस नौबत से मेरी माँ पहुंचे थे, तो बाहर लेते उसरा नहीं देखते, क्योंकि वो तो पहले ही अपने पेरेंट्स को जो है वो ओल्ड होम्स में भेज देते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता? वहां पे ओल्ड होम्स मशहूर है। हाँ, वो अब ट्रेडिशन चेंज हो रहा है, अल्लाह खैर करे इस कौम की। लेकिन जैसे उस दिन मैं इस चीज का जिक्र कर रहा था कि हमारे यहाँ पे सोशल वैल्यूज ये हैं कि चूंकि वालिदैन एक बड़े अच्छे लेवल तक, जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती तब तक उसके एक्सपेंसेस बर्दाश्त करते हैं, तो फिर वालिदैन एक्सपेक्ट भी करते हैं कि जब एक दफा वो एस्टैब्लिश हो जाए तो फिर अब वो एंड तक उनको संभाले, एंड दैट्स हाउ इट शुड बी। हमारा मजहब भी यही कहता है, क्योंकि जाहिर है कि वालिदैन को संभालना औलाद का ही फर्ज है, और किसका फर्ज है? और किसने संभालना है आगे? लेकिन गोरों के यहाँ सेटअप ये है कि चूंकि पेरेंट्स इंडिपेंडेंट कर देते हैं अपनी औलाद को 10th ग्रेड के बाद, कि अब आपने ही कमाना है और आपने अपनी एजुकेशन बियर करनी है और आप ही करता धरता है, तो जब वो लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में डिसीजन मेकिंग करनी होती है तो वो उसमें अपने वालिदैन को एंगेज करेंगे? नहीं करेंगे। और अकॉर्डिंगली जब वो बूढ़े होंगे तो वो उसकी देखभाल करेंगे, तो वो इतनी केयर नहीं करते, कीपिंग एक्सेप्शंस कांस्टेंट। कुछ गोरे भी होते हैं कि जिनको होता है, दिल में होता है कि यार नहीं हमारे पेरेंट्स हैं, लेकिन वहां पे हुकूमत ने फिर बनाया है क्या? ओल्ड होम्स, ओल्ड एज होम्स। तो बात चली थी डोनेशन से, तो हम लोग पकड़ा देंगे 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए, फिर सदका भी असी कढ़ने, क्योंकि सानू होर भी बड़ी चीज़ां साढ़े देन चल रही होंदियां ने, एदा सदका दे दे, माँ का सदका दे दे, प्यो का सदका दे दे, धी का सदका दे दे। हकीकत बता रहा हूँ, सदकात भी हम लोग निकालते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ कॉन्सेप्ट है जो बात है। मैं तो आपको रिलेट करके बता सकता हूँ ना, क्योंकि हमारे ये रोजमर्रा की चीज़ें और हमारी लाइफ के साथ है, तो इसलिए इट मेक सेंस कि हाउ वी आर द मोस्ट फिलैंथ्रोपिक कंट्री। अच्छा जी, ये बात होगी जी कनाडा की। आगे क्या कहता है जी? लो जी मेरा फेवरेट कॉलम पढ़ो जरा। फ्री मार्केट है, ओपन कंपटीशन, आए बेचें, जो आपका मूल्य लगता है बेचें, जितने मर्जी का बिक सकता है बेचें, कंपटीशन है, आपकी मार्केट ओपन है, आपके प्रोडक्ट में दम है तो आए बेचें, हाई प्राइस पे लोग खरीदते हैं, खरीदें, ठीक है, गुड हो गया। आगे ओके, आगे ओके, लॉ फेवर्स द एलीट, आगे आ जाए। ठीक, यानी कि मैक्सिमम प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, स्टेट के पास भी प्रॉपर्टी होती है लेकिन थोड़ी होती है। अच्छा आगे, मेंटेन स्टेटस को सर जी वही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। आगे ठीक है जी। जी, अटेनमेंट ऑफ नेशनल और स्टेट गोल्स, आपने अपना कौमी या जो भी गोल है उसको हासिल करना है बाय एनी मींस पॉसिबल, मे इट बी चेंजिंग द लॉ। आगे क्या कहता है? इंडिविजुअल लिबर्टीज आर रिकॉग्नाइज्ड विद एक्सेप्शंस। ठीक है जी, इंडिविजुअल लिबर्टीज यानी कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कह सकते हैं विद एक्सेप्शन। एक्सेप्शंस वो कि जो सिलेक्टिव इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट बोलें तो फिर दोज आर नॉट टॉलरेटेड। ठीक है जी, रिलीजियस प्रैक्टिस इन ऑल फॉर्म्स इज अलाउड, एग्रीड। आगे, लार्ज कॉर्पोरेशंस कैन फ्लरिश इन दिस सिस्टम एंड चार्ज देयर कंज्यूमर एज मच दे वांट, एग्रीड, बिल्कुल। देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ सप्रेशन एंड ऑपरेशन बाय मेजॉरिटी, हमारे यहाँ पे वो ये बात करना चाह रहा है कि जो मेजॉरिटी में जो भी किसी अंदाज में जिसकी मेजॉरिटी है तो वो सप्रेस या दबाव डाल सकती है
माइनॉरिटीज़ के ऊपर, और होता है हमारे यहाँ पे भी इस तरह से है, माने ना माने लोग करते हैं। मैं एग्जाम्पलीफाई करना नहीं चाहता, मेरा ख्याल है आप लोगों को पहुंच जाना चाहिए। रिलीजियसली भी इवन होता है इसी तरह से। आप जैसे जिसकी मिसाल उसने नीचे दी हुई है उस पर तो बड़ा अच्छा उतरता है। अटेनमेंट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट ओवर इंटरनेशनल कोऑपरेशन। नेशनल इंटरेस्ट को फोकियत होती है इंटरनेशनल कोऑपरेशन से ज़्यादा, कि जी हम सबसे पहले ये देखेंगे कि नेशनल इंटरेस्ट हमारा क्या है, हम उसको फोकियत देखेंगे ओवर इंटरनेशनल कोऑपरेशन। और फिर पावर पॉलिटिक्स, देयर इज द पॉलिटिक्स टू गेट पावर, टू गेट सीट्स, कुर्सी। जी की टर्म्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, इंडिविजुअलिज्म, वहां पे कलेक्टिविज्म था, यहाँ इंडिविजुअलिज्म है। चंद इंडिविजुअल्स जो कि इन पावर हैं, उसकी बात है, मैसेज जाए भाड़ में। कलेक्टिविज्म वर्सेस इंडिविजुअलिज्म। और प्राइवेट ओनरशिप, सेल्फ इंटरेस्ट, ओपन कंपटीशन, प्राइवेटाइजेशन, नॉट मच प्रोटेक्शन फ्रॉम द सिस्टम। सिस्टम से हमें ऐसा ओवरऑल कोई प्रोटेक्शन हासिल बहुत कम होती है। ऐसे ही है यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है, और जो भी हमारे जो प्रोटेक्शन के मामला है, सिक्योरिटी के मामला है, आप सब जानते ही हैं। बहरहाल इन्होंने यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स कहा हुआ। अच्छा, और इस तरह के ये ना समझें कि अगर फॉर एग्जांपल आपको इसमें कोई और कंट्री नजर आ रहा है, और बहुत से कंट्रीज आपको मिलेंगे, इवन इंडिया एज एन एग्जांपल। इसी तरह से आप और भी जहाँ पे इस तरह की रिजीम आपको नजर आए, जैसे अफ्रीका के कुछ कंट्रीज हैं, वहाँ पे इस मतलब करप्शन के बहुत ज़्यादा मामलात हैं। आप करप्शन का इंडेक्स देखें, वहाँ पे आपको अफ्रीकन कंट्रीज नजर आएंगे, सोमालिया है, कंबोडिया है, और भी आपको ममालिक नजर आएंगे, और वहाँ पे भी करप्शन के ये मामला जिस तरह से अपनी जगह पे हैं। वो तो अल्लाह माफ़ करे, वो तो बेसिक नेसेसिटीज़ के हवाले से भी वहाँ पे बड़े मसले मसाइल हैं। तो वहाँ पे आपको चीज़ें इस तरह से नज़र आएंगी, मिसालें और भी मिल जाएंगी। बहरहाल समझाने के लिए उसने ये मिसाल रख दी है। लो जी, आखिरी वाली, कट्टर किस्म के लोग। पढ़ो जी, क्या कहता है? ये है नेगेटिव, ये भी आपका डिक्टेटोरियल है, ऊपर आप देखें, लेकिन इट इज़ अ नेगेटिव फॉर्म ऑफ डिक्टेटोरियल। क्या कहता है? नो इंडिविजुअल फ्रीडम, अथॉरिटेटिव रूल, प्राइवेट प्रॉपर्टी एज प्रेस्क्राइब्ड बाय द रूलिंग रिजीम। जो रूलिंग रिजीम कह रही है कि जी बस ये प्रॉपर्टी प्राइवेट हो सकती है और किसी की नहीं हो सकती, यानी कि जो उसका हुक्म है वो चलेगा, किसी को कोई इंडिविजुअल फ्रीडम हासिल नहीं है ऑफ एक्सप्रेशन। किसी ने, हर एक को वही करना पड़ेगा जो कि हम कह रहे हैं, जो उसके अगेंस्ट बोलेगा हम वायलेंस करेंगे। हमारी स्टेटमेंट इज द लास्ट स्टेटमेंट। इन अदर वर्ड्स, दिस इज द रिजीम जिसको हम फाशिस्ट रिजीम भी बोलते हैं, जिसको हम लोग नेगेटिव डिक्टेटोरियल रिजीम भी बोलते हैं। तो आगे कह रहा है एक्सट्रीम इनइक्वालिटीज, क्योंकि जो हमने कहा जिसके लिए वैसा ही है, तो उसमें डेफिनेटली इक्वालिटी कहाँ इंश्योर होगी कि जब एक पार्टी ने कहना है कि जो मैं कह रहा हूं वही फाइनल है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ दिस एंड फॉर द डिसएडवांटेज ऑफ दिस, तो उसको इससे क्या लगे? उसने तो बस अपना हुक्म जो है वो सादर करवाना। तो प्रोटेक्शन ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट एट ऑल कॉस्ट्स, इसमें एक ये चीज़ होती है, वो कहते हैं कि इंटरनेशनल लोग जाएं भाड़ में, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है कि हमारे यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस जो हैं वो उसमें हमारे अगेंस्ट बातें हो रही हैं, वर्ल्ड बैंक जो है हमारे अगेंस्ट हुआ हुआ है, दीगर ममालिक मेरे अगेंस्ट हुए हैं, उसको इससे कोई लेना देना नहीं है। वो हम अपना नेशनल इंटरेस्ट देखेंगे, हमें इसको दुनिया से कोई टके की गर्ज नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आइडियोलॉजी थ्रू एनी मीन्स पॉसिबल इंक्लूडिंग वायलेंस, ये तुम्हें पहले में भी नजर आ रहा था। वो लोग भी डिक्टेटोरियल है, लेकिन वो लोगों का एहसास कर रहे हैं, वो रिसोर्सेज अपने कंट्रोल में रख रहे हैं और हर एक को उतना दे रहे हैं जितनी उसकी जरूरत है। रिच पुअर वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, हर एक को मिल रहा है जितना मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि एक गली में जा रहे हैं तो एक घर बहुत बड़ा है, घर बहुत छोटा है, सब एक ही तरह के घर बने हुए हैं, यूं समझ सकते हो। पहले रिजीम वो है, सेकंड में तो वो ऐसी की तैसी फेर है सॉरी आखिरी वाला, वो भी डिक्टेटोरियल है लेकिन इट इज हैविंग अ नेगेटिव फील। तो कह रहा है दिस सिस्टम डज नॉट अलाउ डिसेंटिंग ओपिनियन। डिसेंटिंग कहते हैं नफरत करना, यानी कि वो सिस्टम कतन अलाउ नहीं करेगा किसी बंदे को कि वो हमारे ओपिनियन से डिफर करे या उस ओपिनियन से नफरत रखे। नहीं सर जी, आपने यस सर कहना, और अगर आपने अगेंस्ट चले तो यस यू विल सफर द कॉन्सिक्वेंसेस। हिटलर, मुसोलिनी, फ्रैंको, और मुल्क के नाम नाजी जर्मनी, स्पेन, फाशिस्ट इटली। ठीक है सर जी। अच्छा, अब ये बात करता है वो वाली चीजें जो कि हमने वहां पॉलिटिकल फैक्टर्स में पढ़ी थी पेस्ट एनालिसिस के अंदर।
तो इसमें इसकी हम सिर्फ रीडिंग कर लेते हैं। यहाँ पे वो कहता है कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ द, अब हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कैसी है और वो बिजनेस के ऑपरेशंस पे कैसे इफेक्ट करेगी। सबसे पहले वो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग पे इफेक्ट करेगी, फिर वो टैक्सेशन पे इफेक्ट करेगी, फिर इकोनॉमिक पॉलिसीज पे, लेबर लॉज पे। इसको हम लोग सिर्फ रीडिंग कर लेते हैं, इट विल बी इनफ। तो क्या कहता है, द फॉलोइंग आर सेवरल वेज इन विच पॉलिटिकल फैक्टर्स आर अफेक्टिंग बिजनेस इन टुडेज वर्ल्ड as well as some of the ways to prepare for the associated risks। जी सबसे पहले गवर्नमेंट स्पेंडिंग पे कैसे इफेक्ट करता है, पढ़ो। The direction of state spending is based on its inherent political ideology, such as government inclined towards left would spend on public sphere, free health, education for all, services and welfare of all। इंक्लाइन टुवर्ड्स लेफ्ट वाली वो दूसरी वाली की बात कर रहा है, यानी कि जो सबसे पहला कॉलम था, जाहिर है उसके पास सारे कंट्रोल में रिसोर्सेज हैं, तो वो वेलफेयर फॉर ऑल, एजुकेशन, फ्री हेल्थ, पब्लिक स्फीयर में जितना, स्फीयर कहते हैं पब्लिक डोमेन, ठीक है, तो उस पब्लिक के लिए जितना स्पेंड करना चाहेगी वो स्पेंड करेगी। तो जाहिर है अगर उनकी आइडियोलॉजी ये है कि उन्होंने क्या करना है, अपनी डिक्टेटोरियल स्टाइल रखना है, लेकिन उसका नाम क्या था, एक्सट्रीम लेफ्ट ही था, कम्युनिज्म स्टाइल जिनका है, तो जाहिर है उस आइडियोलॉजी के जो लोग हैं उनकी गवर्नमेंट स्पेंडिंग का स्टाइल ऑल टुगेदर डिफरेंट होगा। अब हमारे यहाँ पे इट इज़ नॉट अ कम्युनिस्ट स्टाइल एट ऑल। यहाँ पे वो लोग कभी सोचेंगे कि हम फ्री एजुकेशन देनी है, हमने उनको उनकी नीड्स के लिए उनको खुराक देनी है, शेल्टर देना है, ये उनको टेंशन ही नहीं। उन्हें पता है कि प्राइवेट लोग हैं, अपना खुद मैनेज करेंगे सारे के साथ। तो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग किस तरह से है वो आइडियोलॉजी पे डिपेंडेंट है। अगर आइडियोलॉजी कम्युनिज्म वाली है तो वो इस चीज़ का ख्याल रखेंगे यार जाहिर है लोग हम पे डिपेंडेंट है कि हमने उनको देना है, तो हम उस तरह से गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स करें, हमारी मजबूरी हमने करना। तो वो ये बात कर रहा है। इसी तरह से ऑन द कॉन्ट्रेरी राइट विंग स्टेट वुड स्पेंड मोर ऑन डिफेंस, इंटरनेशनल सिक्योरिटी अलायंसेस, एक्सपेंशन ऑफ इन्फ्लुएंस ओवर अदर स्टेट्स। जो एक्सट्रीम राइट वाले हैं कि जिसको लोगों का, इंटरनेशनली लोगों का है ही नहीं, बिल्कुल ऐसे ही समझ लो कि जैसे एक जगह पे एक बंदा बिल्कुल डिक्टेटर बन के बैठा हुआ है और यहाँ तक कि जुल्म कर रहा है लोगों पे, उनकी राय नहीं ले रहा, तो अनकरीब है कि बाहर से कोई ना कोई बंदा आए और उन पे हमला करे या जो भी हुआ। यही हुआ था ना जर्मनी के साथ कि जर्मनी में ये वाले मामला थे, फिर उनकी जंग हुई, किनसे, फ्रांस से हुई, इटली से, किससे हुई, जिनके साथ भी हुई। तो इट्स पॉसिबल, जैसे ये देखो अब ये जो इंटरनेशनली एक जंग का मामला हुआ है रशिया और किसमें, यूक्रेन में, तो बाहर के लोग इंटरफेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, करते हैं ना, वो वेपनरी प्रोवाइड करते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं, उसको सपोर्ट कर, उसको सपोर्ट कर। तो ऐसी जो रिजीम्स होती हैं, ऐसी जो आइडियोलॉजीज होती हैं, वो ज़्यादा स्पेंडिंग, उनको उससे टका लेना देना नहीं होता कि यार आवाम कैसी है तो कैसी नहीं है, वो उल्टा डिफेंस पे अपना एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर रहे होते हैं, ठीक है ना, ताकि लोगों के अगेंस्ट जो इंटरनेशनल पॉसिबल इंटरफेरेंसेज है उसके अगेंस्ट हम लोग रिस्पॉन्ड कर सकें। या इंटीरियर अगर कोई राइट्स होते हैं, इंटीरियर राइट्स मतलब जो बगावतें और जो इंटीरियर आपकी कंट्री के अंदर अगर कोई तहरीकें चलती हैं उसके अगेंस्ट हम लोग कोई ना कोई अपने स्टेप्स लें, उसके ऊपर स्पेंड करना ज़्यादा वो मुनासिब समझ रहे होते हैं। सो अगेन गवर्नमेंट क्या स्पेंड कर रही है, इट डिपेंड्स ऑन द फैक्ट कि आइडियोलॉजी किस तरह की। फिर टैक्सेशन, सेकेंड लाइन से अगर हम पढ़ें, टैक्स पॉलिसीज कैन हैव अ मैसिव इफेक्ट ऑन अ बिजनेस ओवरहेड एंड प्रॉफिट मार्जिन्स। दीज पॉलिसीज आर ऑफन यूज्ड टू प्रमोट पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज ऑफ रूलिंग पार्टी। दीज policies may be used to reduce income of individuals and companies and thus reduce private expenditures, to provide resources for the public expenditures, to exercise control over the private sector investment, to improve country's business competitive position। डेफिनेटली वो यही बात कर रहा है कि टैक्स के जरिए से, टैक्स का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इम्पैक्ट क्या होता है कि आपकी जो बिजनेसेस हैं उनके प्रॉफिट जो है वो रिड्यूस किए जा सकते हैं और हेंस दियर एक्सपेंडिचर्स कैन बी रिड्यूस। इसी तरह से इंडिविजुअल्स के ऊपर भी टैक्स लगाए जाते हैं। तो अगर आप चाह रहे हैं कि जो पब्लिक सेक्टर पे लोगों की स्पेंडिंग जो है उसको रिड्यूस करें, तो आप अपनी टैक्सेशन की पॉलिसी को उस तरह से चेंज करोगे ताकि पब्लिक सेक्टर पे लोगों की स्पेंडिंग्स कम हो। फॉर एग्जांपल इसी लेवल पे अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल करनी है तो ये लोग कर सकते हैं कि टैक्स इतना बढ़ा दें कि आपकी पास टेक होम सैलरी कम बचे, स्पेंडिंग्स आपकी कम हो और अकॉर्डिंगली इन्फ्लेशन नीचे आए। इट्स क्वाइट पॉसिबल। सो अगेन इट डिपेंड्स ऑन द फैक्ट कि आप इसको कैसे टैक्सेशन पॉलिसी को लेके चलते हो। अगेन इट इज डिपेंडेंट ऑन द आइडियोलॉजी एग्जिस्टिंग इन योर कंट्री। आगे मिसाल में क्या कहता है एज एन एग्जांपल, The Republican Party in the US and the Conservative Party in the UK are a clear illustration of parties who favor tax cuts as a route
to helping businesses grow. Okay. A good state is the one which collects its prescribed laws, collects tax, its prescribed laws from all taxable individuals and business. If the state fails to broaden the tax net to all taxable persons and businesses, then it creates disparities and frustration in the hearts of taxpayers, and the state is ultimately forced to go for indirect tax, which is equal on all. एग्री करते हैं ना? ये तो वो चीज़ है जो कि आपको बहुत अच्छी तरह पता होनी चाहिए कि हमारे यहाँ पे टैक्सेशन का निज़ाम क्या है। उसने कहीं पे पाकिस्तान का जिक्र ही नहीं किया। उसने जो पहला एरिया है ना, आपके 2, 3, 4, 5 पेजेस जो हैं वो उसने कहीं से उठाए हैं। उसके बाद वो आगे आएगा ना, जब वो पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम डिस्कस करेगा, उसके बाद वो इसने यहाँ पे डिस्कशन सारे रिजीम्स की हुई है। तो ये उसने इसलिए आपको मिसालें भी यहाँ पे यूएस और यूके की वो दे रहा है। बहरहाल वो कह रहा है कि ये जो रिपब्लिकन पार्टी आई थी, जो मेरा ख्याल है अभी रिपब्लिकन पार्टी है या इससे पहले जो वो क्या था, ट्रम्प वाली थी ना रिपब्लिकन पार्टी। हाँ, तो वो उसकी मिसाल दे रहा है। तो वो ये कह रहा है कि क्लियर इलस्ट्रेशन ऑफ द पार्टीज हु फेवर टैक्स कट्स एज अ रूट टू हेल्पिंग बिजनेसेस ग्रो। तो अच्छी स्टेट कौन सी होती है कि जो अपना टैक्स नेट बढ़ाए। टैक्स नेट बढ़ाने से क्या मुराद होती है कि वो लोग जो टैक्स दे रहे हैं, जो कि टैक्सेबल है, जिनको ऊपर टैक्स लगना चाहिए, जिनको टैक्स देना चाहिए, उनको आप टैक्स नेट में लेके आए। यानी यूं कह लें टैक्स पेयर्स की तादाद बढ़ाएं, ना कि आप वो लोग जो कि बेचारे पहले ही टैक्स दे रहे हैं उनसे मजीद टैक्स चूसना शुरू कर दें। इस तरह तो आप उन लोगों को डिस्करेज करेंगे। ये वो बात कर रहा है कि जो बंदे बेचारे पहले ही टैक्स दे रहे हैं उन्हीं के ऊपर आप टैक्स रेट बढ़ाएं, ताकि सिर्फ आप अपना जो टैक्सेशन का टारगेट है वो पूरा कर लें। इस चक्कर में आप उस लॉट को जलील कर रहे हैं जो कि बेचारी पहले टैक्स दे रही है, बजाय इसके कि आप टैक्स नेट ब्रॉड करें। तो आप उनको टैक्स के ब्रैकेट में लाने की बजाय, टैक्स पेयर्स की तादाद बढ़ाने की बजाय, जो नहीं टैक्स दे रहे, फाइलर नहीं होते और टैक्स नहीं देते, बजाय इसके कि आप उनसे टैक्स लें, आप फिर क्या कर रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग है उन्हीं से या तो टैक्स कलेक्ट करना शुरू कर दें या इनडायरेक्टली टैक्स कलेक्ट करना शुरू कर दें। इनडायरेक्टली कहां से टैक्स कलेक्ट होता है? सेल्स टैक्स। अब आप टैक्स भी पढ़ चुके हो, तुम्हें अंदाजा है। सेल्स टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो कि मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर को देता है, डिस्ट्रीब्यूटर आगे रिटेलर को चार्ज करता है, रिटेलर अल्टीमेटली हमसे कलेक्ट कर लेता है। यानी कि हम जब कोई चाय की पत्ती का एक डब्बा खरीदने जाते हैं तो उसके ऊपर कीमत लिखी होती है 510 प्लस 85 सेल्स टैक्स इज इक्वल टू 595। तो ये कौन पेयर कर रहा? हम। मैं अपनी जब सैलरी जब अपनी लूं उसके ऊपर भी मेरा टैक्स हेड। अच्छा, टैक्स हेड सोर्स इज ऑल्सो एन इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये एक ऐसा टैक्स है कि जिससे मैं नंबरदाजमा नहीं हो सकता। मतलब मैं इसको अवॉइड ही नहीं कर सकता। भाई मेरा जो एम्प्लॉयर है, अगर मेरी सैलरी मिसाल के तौर पे 1 लाख है और टैक्स एट सोर्स उसने कितना काटा, उसने सारा टैक्स काट लिया जितना मेरा। वो कैलकुलेशन ऐसे होती है कि एक बंदे की अगर माहाना सैलरी है 1 लाख को मल्टीप्लाई करते हैं, फोरकास्ट ये किया जाता है कि अगले पूरे साल इसकी 1 लाख होगी। 1 लाख ज़रा 12 कितना हुआ? 12 लाख। फिर सैलरीड के स्लैब्स में जाते हैं और स्लैब रेट लगाया जाता है कि अगर इसकी इनकम साल की 12 लाख है तो स्लैब रेट क्या है, तो पूरे साल का टैक्स उसका बनता है लेट्स अज्यूम 60,000। 60,000 को तोड़ा जाता है 12 में और फिर हर महीने की इसकी सैलरी 1 लाख जो है ना, उसमें से उस महीने का टैक्स काट लिया जाता है। तो वो बजाय इसके कि सैलरी उसको ग्रॉस दी जाए और कहा जाए कि तुम जाके खुद टैक्स पे करो, हुकूमत ने कहा हुआ है एम्प्लॉयर को कि तुम ही काट के हमारे खजाने में जमा करवाओ। सैलरी बेचारा कहीं जा ही नहीं सकता। वो तो ऐसे शिकंजे में फंसा हुआ है कि वो बेचारा टैक्स अगर चोरी करना भी चाहे वो नहीं कर सकता। बात समझ रहे हैं? तो पहले तो मैं सैलरी लूं तो सैलरी लेते हुए मैं टैक्स पे करूं, फिर मैं जब रिटेल स्टोरों पे जाऊं और मैं चीजें खरीदूं तो वहां पे मैं वखरा टैक्स पे करूं। मैं तो पता नहीं मेरी इनकम पे कितनी दफा टैक्स लगते हैं। बात समझ रहे हैं? तो बजाय इसके कि आप उन लोगों को पकड़े जो कि टैक्स ही नहीं दे रहे, आप इन्हीं बेचारों के ऊपर जुल्म करते हैं और कंज्यूमर आइटम्स पे टैक्स डाल देते हैं। दिस इज व्हाट वीक टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी डज इन एनी पर्टिकुलर कंट्री। इसलिए वो यही बात कर रहा है। अच्छी स्टेट वो है जो कि क्या करती है, कलेक्ट्स टैक्स थ्रू, ये थ्रू वर्ड नहीं है, थ्रू इट्स प्रेस्क्राइब्ड लॉज फ्रॉम ऑल टैक्सेबल इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस। टैक्सेबल जिन पे टैक्स होना चाहिए और उनको टैक्स पे करना चाहिए। If the state fails to broaden the tax net to all the taxable persons, then it creates disparities and frustration in the hearts of taxpayers, and the state is ultimately forced to go for indirect tax. जाहिर है स्टेट ने अपना जो टैक्स का टारगेट है वो तो मीट करना है। कहाँ से करेगी? यहीं से करेगी। पाकिस्तान इज फेसिंग, पाकिस्तान का नाम आया ठहरा, पाकिस्तान इज फेसिंग दिस प्रॉब्लम फॉर द पास्ट फ्यू डेकेड्स and consecutive governments are unable to, चलो ठीक है, मैं कहा पता नहीं कोई तारीफ तो नहीं कर दी गई,
आर अनएबल टू ब्रॉडन द टैक्स नेट सक्सेसफुली। बिल्कुल ठीक है, सही सही कहा। अच्छा, लेबर लॉस इसी तरह से पॉलिटिकल पार्टीज कौन सी इन्फोर्स हैं वो डिटर्मिन करती है कि आप कितना लेबर का ख्याल रखते हैं, कितने लेबर के लॉस को आप स्ट्रांगली अप्लाई करते हैं या पढ़ भी सकते हैं खुद। इंटरनेशनल रिलेशनशिप एंड पॉलिसीज अभी ऊपर पढ़ के आए हैं कि कौन सी आइडियोलॉजी है वो इस पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है कि आप इंटरनेशनल कोऑपरेशन और इंटरनेशनल ट्रेड के कितने हामी हैं। सो अगर आप वो सेंटर वाली आइडियोलॉजी को फोकस करते हैं तो यस यू केयर फॉर द इंटरनेशनल रिलेशनशिप। सो इसको पढ़ लेते हैं क्योंकि इसमें डिस्कशन कुछ हमारी लोकल कॉन्टेक्स्ट की भी है। हम आज इसको पढ़ना जरा। International relationship and policies are one of the important part of political mindset. An ideology that supports international relations welcomes foreign investment will have direct impact on sustainability of local businesses. On the other hand, protectionist policy may have different impact. We live in an increasingly interconnected world where even small businesses have global supply chains. बिल्कुल सही कह रहे। तो अगेन टू व्हाट एक्सटेंट यू वेलकम द इंटरनेशनल कंपनीज टू कम एंड डू द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हेयर, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगेन ये आपकी आइडियोलॉजी पे डिपेंड करता है। अगर कुछ जो गवर्नमेंट्स है वो इस तरह की है, वो बड़ा ज़्यादा प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी ये होती है कि जिसमें इतना ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को सपोर्ट नहीं किया जाता। जैसे चाइना में मेरा ख्याल है टू वेरी ह्यूज एक्सटेंट बाहर की। अब मज़े की आपको बात बताऊँ, चाइना में टोटल बैन है ऑन ऑल दीज सोशल मीडिया ऐप्स। कोई फेसबुक नहीं चलती, उनका ऑल्टरनेटिव वहाँ पे पूरा सोशल मीडिया पोर्टल मौजूद है। कोई व्हाट्सएप नहीं है, उनका ऑल्टरनेटिव मैसेंजर मौजूद है। कोई गूगल नहीं है, उनका अपना सर्च इंजन मौजूद है। चीज़ों पे बैन है क्योंकि उनको पता है कि हमारी इंटेलिजेंस ये लोग गैदर करके ले जाते हैं। उनको पता है इस चीज़ का। चाइना को, चाइना से फिनो से आगे कौन है? फिने सबसे ऊपर है। उनको पता है गूगल क्या क्या करता है, कहाँ कहाँ से इंफॉर्मेशन गैदर करता है। और चाइना ऐसी इकोनॉमी है जिसका मीडिया बड़ा कंट्रोल्ड है। हमारे यहाँ पे तो कोई कुकड़ी अंडा दे दे तो पूरे मुल्क में मशहूर हो जाता है, वहाँ पे कोई ऐसा चक्कर नहीं। इंतहाई कंट्रोल्ड मीडिया है। अगर कहीं पे फॉर एग्जांपल कोई मसला भी खड़ा हो जाए ना, बहुत बड़ा कंट्रोल्ड वे में लोगों को बताया जाता है। यहाँ पे तो पूरा दादी ਨੂੰ परेशानी पई ਹੁੰਦੀ है ਸਾਡੇ मुल्क च। कोई ਸਾਡੇ घर च दादी होए ना कि उत्थे यार एक साही वाले मसला हो गया यार की करिए। ऐसा तो मीडिया है हमारा कि पूरी कौम की छोटी सी खबर है तो इतना उछाल के बताते हैं और आधा घंटा बकवास करते रहेंगे। यानी कि एक ही चीज रिपीट करी जाते हैं और हम आपको दोबारा बता दें अभी, और ये सिर्फ ये न्यूज आपको पहले बता रहा है। ये ऐसे जैसे पॉइंट स्कोरिंग हो रही होती है, जी मच्छी मंडी शुरू की होती है ना। तो वो उनका मीडिया भी इतना कंट्रोल्ड है कि कभी भी एक एनार्की की सिचुएशन क्रिएट ही नहीं होने देता, कंट्रोल में रखता ना हर चीज। और इट नेवर अलाउज इवन एनी अदर डेवलप्ड कंट्री के वो यहाँ पे आए और इंटेलिजेंस का डाटा गैदर करने की कोशिश करे। यानी कि वहाँ पे अच्छा एक और मजे की बात बताऊँ आपको, फेसबुक के में चाइनीज की ना कुछ वीडियोस मिलेंगी जिसमें मिलियंस व्यूज होते हैं। और वो क्या होते हैं, उसमें डेली लाइव हैक्स छोटे छोटे उन्होंने बताए होते हैं। वहाँ पे पता चलता है कि चाइना में ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि आपको नॉर्मली नजर नहीं आ रही होती, लेकिन वो ऑन द फेस लेके ही नहीं आते। उनकी पैराफ्रीज में पता नहीं क्या क्या कुछ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो चुकी है जो कि शायद गोरों को भी नहीं पता। ये हकीकत है, वो लोग बहुत आगे हैं इस वक्त। क्यों कहते हैं यार हर चीज पे मेड इन चाइना है, कितनी तो उनकी पॉपुलेशन है, तो कौन कौन क्या क्या प्रोड्यूस कर रहा है, कहाँ कहाँ तक वो लोग जा चुके हैं। उनका लाइफस्टाइल ऐसा है कि मतलब बल्ला आला। गोरों का तो ये है ना क्योंकि वो है सुपर पावर, तो उनको लोगों को दिखाने का बड़ा शौक होता है। हर चीज तो वो दिखा रहे होते हैं, हमने ये कर दिया तो हम चांद पे पहुंच गए, हम वहां पहुंच गए तो यहाँ पहुंच गए। चाइनीज ऐसे नहीं है, उनका लाइफस्टाइल और वे ऑफ प्रोजेक्टिंग देयर इमेज टू द वर्ल्ड बड़ा चेंज है। तो ऑन द अदर हैंड तो ये प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी से मेरी बात शुरू हुई थी कि प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी ये है कि वो अब ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ही है कि यार बाहर की एक ऐप बनी हुई है, वो यहाँ पे आके लोगों को अलाउ किया जाए कि लोग इसको इस्तेमाल करें, सारे मामला तो यहाँ से अगर कोई लोग अर्न कर रहे हैं तो इट इज़ अ काइंड ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ये नहीं है सिर्फ कि अगर होंडा ने हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन प्लांट लगाया है तो जितनी भी गाड़ियाँ बिकी हैं तो जो भी पैसे हैं तो वापस होंडा अपने जापान में लेके जा रहा है, ये तो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। लेकिन आपकी अगर आप आईटी इंडस्ट्री में देखें तो ये भी तो एक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है कि आपके यहाँ पे पाकिस्तान में लोग फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, तो फेसबुक से यहाँ पे जो भी कंटेंट क्रिएटर है, जो भी कंटेंट क्रिएट कर रहा है, उस पर जो एड्स लग रही हैं, वो एड्स से जो रेवेन्यू है वो किसको जा रहा है? फेसबुक को जा रहा है। और किसको जा रहा है?
आप कंटेंट क्रिएटर हैं और आप फेसबुक पे कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, आप यूट्यूबर हैं, आप यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं और आपके ऊपर ऐड लग रहा है, जो ऐड लगा रही है एंटिटी और वो पैसे पे कर रही है, पैसे किसको पे हो रहे हैं? यूट्यूब को। यूट्यूब कमा रहा है, अक्रॉस द बॉर्डर कमा रहा है और अर्निंग्स लेके अपने मुल्क में जा रहा है। इट इज अ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बात समझ रहे हैं? तो उन्होंने अलाउ नहीं किया। दे आर प्रोटेक्शनिस्ट फ्रॉम डिफरेंट परस्पेक्टिव। इफेक्ट्स ऑफ सोशलिस्ट रिजीम ऑन द बिजनेस एंड इकोनॉमी, ये भुट्टो साहब की कोई इसने को बात की हुई है, जरा पढ़ें इसको। बात समझ में आती है? ये कह रहा है कि भुट्टो साहब का जो माइंडसेट था वो सोशलिस्ट का था कि यार जब लोगों के हैंड में, प्राइवेट हैंड्स में प्रॉपर्टी और प्रोडक्शन प्लांट्स देंगे तो डिस्पैरिटी बड़ी क्रिएट होगी रिच और पुअर के दरमियान, जो कि हम शुरू से बात करते आ रहे हैं, यही कह रहे हैं ना। तो उसने कहा कि यार चीज़ें नेशनलाइज होनी चाहिए। ये अप्रोच बताई हुई है, मैं कोई फेवर फूवर में बात नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ जो लिखा हुआ है। तो उसकी ये अप्रोच थी, तो उसने ये किया था कि यार चीज़ें नेशनलाइज होनी चाहिए। पहले फेज में उसने कह रहा है कि एक एरिया को, पावर सेक्टर को मेरा ख्याल है नेशनलाइज नहीं, किस सेक्टर को किया है, बेसिक इंडस्ट्रीज जो हैं उनको नेशनलाइज किया है। फिर सेकंड फेज में बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज को, थर्ड फेज में राइस हस्किंग यूनिट्स जो हैं, यानी राइस जो आपकी जो ग्रोअर्स हैं उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं उनको उसने नेशनलाइज किया, क्योंकि वो इस चीज़ का बिलीव करता था कि यार जब लोगों के हाथ में आप जब प्राइवेट हैंड में चीज़ें देंगे तो जाहिर है जो कमाने वाला बहुत ज़्यादा कमा जाएगा और गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाएगा। तो इसलिए उसने ये चीज़ शुरू की थी। तो नेशनलाइजेशन का जो एक स्टेप है 1970s का, बड़ा मशहूर है। तो ये सोशलिस्ट अप्रोच को रिप्रेजेंट करता है, जो कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की एक अप्रोच थी। तो आगे वो क्या कहते हैं, अनडिनाइबली इकोनॉमिक ग्रोथ स्लोड इन द वेक ऑफ नेशनलाइजेशन। जाहिर है इकोनॉमिक ग्रोथ रुक गई, क्योंकि नेशन ने तो फिर उतना ही प्रोड्यूस करना इतना लोगों को चाहिए उस हिसाब से, तो इकोनॉमिक ग्रोथ वैसे नहीं, क्योंकि जब प्राइवेट हैंड्स में जाती है तो प्राइवेट हैंड्स में तो लोग अपने हिसाब से प्रोडक्शन करते हैं और उस हिसाब से फिर ग्रोथ पर जा रही होती है। आगे वो क्या कहता है, दिस इज corroborated by the fact that During the 1960s, Pakistan's economy grew at an average of 6.8% per annum. During the 70s, growth rate fell to 4.8% per annum on average. It is also true that most of the nationalized units went into loss because decisions were not market based. मार्केट बेस से मुराद है कि कितनी मार्केट में रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से जो भी नेशनलाइज एंटिटीज थी उस तरह हिसाब से वो चली ही नहीं। या तो होना कि जो वाकई लोगों को डिमांड है, लोगों की जो डिमांड है वो पूरी हो, तो डिमांड भी लोगों की पूरी नहीं हुई और नेशनलाइज भी आपने कर दिया, और जो नेशनलाइज यूनिट्स थे वो उस तरह से चले भी नहीं जैसे उनको चलना चाहिए एक सोशलिस्ट रजीम में, उसकी वजह से आपकी इकोनॉमी ने सफ़र किया। वो ये बात कर रहा है। आगे वो जनरल बात कर रहा है कि रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ एक बहुत कह लो कि इट इज़ नॉट द ओनली मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूशनल ऑब्जेक्टिव सो एज टू रिड्यूस द इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज। तो वो ये बैलेंस की बात कर रहा है कि ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप कहें कि ये इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो गई है तो बस कमाल हो गई है। तो गवर्नमेंट ने ओवरऑल लोगों की रिक्वायरमेंट्स जो हैं उनको भी देखना होता है, जो कि नेशनलिस्ट रिजीम में कवर्ड था भारत टू सम एक्सटेंट। अच्छा, ये वाला जो है इसको आप लोग होम असाइनमेंट मार्क कर लो, सिर्फ ये एक पेज, इंटरेक्शन बिटवीन द बिजनेसेस एंड द गवर्नमेंट। हम जरा ये एक सफ़ा और चंद एक पैराग्राफ्स है, ये अब हमारा शुरू होता है रोल ऑफ पॉलिटिक्स इन द पाकिस्तान इकोनॉमी। ये आपका कहाँ तक जाता है सर जी? अच्छा जी, पढ़े जिसको क्या कह रहा है, इकोनॉमिक एंड सोशल आउटकम्स इन पाकिस्तान ओवर द लास्ट 60 years आर फुल ऑफ inconsistencies. Okay. Politically, the interplay of religious fundamentalism, sectarianism, ethnic cleavages, and regional economic disparities has impacted the stability of the country. ये different कह लें कि ideologies के different technological words हैं कि यार technical words हैं जो कि different आपकी political mindsets के साथ लोग आए थे, तो उनकी वजह से कोई आता था वो अपनी आइडियोलॉजी लेके आता था, कोई आता था अपनी आइडियोलॉजी लेके आता था, तो उसका इम्पैक्ट वो बता रहा है कि हमारा ओवरऑल बिजनेसेस हमारी ओवरऑल इकोनॉमी में पड़ा है, और ये इनकॉन्सिस्टेंसीज की बात कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम चाइना की बात करें, शुरू से एक आइडियोलॉजी पे चल रहे हैं, वहाँ पर कुत नहीं होती कि एक पॉलिटिकल पार्टी आई है अपनी हलाला लेके आ गई, वो अगली पार्टी है वो अपनी बकबक लेके आ गई, तीसरी आई है वो अपने ही मंशूर लेके, ऐसा कुछ उस तरह से सिलसिला नहीं है। जो भी पार्टी आती है वो एक आइडियोलॉजी पे चल रही है और एक पूरी एक स्टेट का एक अंदाज है, वो चलते हैं इसी अंदाज में चलते हैं जब से बने हैं 1949
49 2 साल बाद बने ना पाकिस्तान के। पाक चीन दोस्ती, पाकिस्तान इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री। अब ये देखो पॉलिटिकल हिस्ट्री में बात कर रहा है, इसमें मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ डिस्कस करने वाली चीज़ है। 6 पीरियड की उसने बात की है, उसने मेंशन कर दिया यहाँ से। ये कोई हिस्ट्री का मजमून नहीं है कि तुमसे वो तारीखें पूछेगा कि इस तारीख में क्या हुआ था तो इस तारीख में क्या हुआ था, क्योंकि आपका पेस्ट एनालिसिस उसने करवाना है, चीज़ ध्यान में रखें। तो वो देखो पहले पीरियड में बताता है ड्यूरिंग दिस 4 गवर्नर जनरल एंड 7 प्राइम मिनिस्टर्स वर चेंज्ड। वो सिर्फ इनकॉन्सिस्टेंसी के वर्ड को ना सब्सटेंशिएट कर रहा है, कोरोबोरेट कर रहा है कि यार इनकॉन्सिस्टेंसीज कितनी है कि जब इतने सालों में कितने साल बनते हैं, 47 से 58, 10 साल, 10 सालों 11 सालों में 4 गवर्नर जनरल, क्योंकि शुरू में प्रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट नहीं था, गवर्नर जनरल का कॉन्सेप्ट था। क्या था हमारे प्रेसिडेंट से, गवर्नर जनरल से, और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे वो लियाकत अली खान साहब। तो उसके बाद उसके अलावा 7 प्राइम मिनिस्टर जो है वो चेंज हुए हैं, और जाहिर है ये चीज़ बहुत ज़्यादा इनकॉन्सिस्टेंसी है, क्योंकि 5 साल तक बंदा कटे ना, काट तो काट बंदे ही नहीं निकालते थे। फिर 1958 से 69 अगेन ये अगले 11 साल सेकंड पीरियड, ठीक है जी। तो 11 साल इनकी रिजीम। अब डेफिनेटली जो पहले आपके 11 साल थे वो डिफरेंट लोग, फिर अचानक से आर्मी का टेक ओवर करना, आर्मी का माइंडसेट अलग से है। वो सिर्फ ये बात कर रहा है कि कितने डिफरेंट तरह के लोगों ने रूल किया पाकिस्तान के ऊपर। फिर कहता है भुट्टो साहब, अब भुट्टो साहब एक अवामी बंदे आता है और वो बंदा कहता है सोशलिस्ट रजीम, नेशनलाइज कर दो, हुकूमत के पास सब कुछ हो, रोटी कपड़ा मकान, ये उसका एक नारा था, रोटी कपड़ा मकान हर एक को मिलेगा। ये क्या है, सोशलिस्ट अप्रोच है कि सर हर बंदे को बराबर रखेंगे। वो रखा गया या नहीं रखा गया वाला बात, नारा उसने यही मारा था, अप्रोच उसकी ये थी। सो ज़ेड भुट्टो टुक चार्ज आफ्टर फॉल ऑफ ढाका, रिप्लेस्ड बाय ज़िया। फिर ज़िया साहब की गवर्नमेंट आती है, उसमें हमें नज़र आता है कि हदूद ऑर्डिनेंस जो है वो, और इसके अलावा जो इस्लामी इक़दार है उस पर फोकस है, उसका अपना एक माइंड सेट है। अब अभी तक डिस्कस होता है, आप टॉक शोज में जाएं, उसके प्रोस एंड कॉन्स पे अभी तक बात की जा रही होती है कि उसके आफ्टर मैथ अभी तक लोग देख रहे हैं कि जी उसमें ये हुआ वो हुआ, उसके प्लसेस क्या थे, उसके माइनसेस क्या थे। फिर उसके अलावा 88 से 99 ये वो दौर है जिसका अभी तक हम फल काट रहे हैं। 2 दफ़ा मोहतरमा आई हैं, 2 दफ़ा बस। फिर 99 से 2008 अलमशूब मुशर्रफ साहब का दौर, अपना माइंड सेट। उसके बाद इसने जिक्र नहीं किया, अजीब बात है। अच्छा, ये इस पीरियड में भी मुझे नहीं समझ आती कि मैं इसमें क्या डिस्कस करूं। ये कहानी है, पाकिस्तान की कहानी है, ठीक है जी। अब हर दौर को उसने डिस्कस किया कि इसमें क्या हुआ और बिजनेसेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट आए। मैं जो इसको फोर्सी करता हूं तो वो ये फोर्सी कर सकता हूं कि इसकी अगर वो टेस्टिंग आपसे कर सकता है तो वो ये टेस्ट जरूर कर सकता है कि यार इस दौर में जो पाकिस्तान का दौर था इसमें बिजनेसेस पे क्या इम्पैक्ट्स आए, ये डिस्कस कर सकता है। वो भी इस कॉन्टेक्स्ट में रहेगा, इससे बाहर कुछ नहीं जा सकता, वरना तो फिर पूरी हिस्ट्री ओपन पड़ी हुई है। उसने आपको कर्टेल तो करना है, उसको पता ही MFA का सब्जेक्ट है, ये कोई पॉलिटिक्स का सब्जेक्ट नहीं है, या आप तारीख का सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे, आप हिस्टोरियन नहीं बनने जा रहे, तो जाहिर है वो लिमिट इसके अंदर ही रख के तो सारी डिस्कशन कर रहा होगा। तो इसके अलावा फिर जनरल साहब का जो दौर आता है, अयूब खान साहब का दौर, उसमें क्या हुआ, उसमें इन्वेस्टमेंट्स कैसे हुई। इसी के दौर में 2 डैम बने थे, मेरे ख्याल है उसका जिक्र हो ही नहीं सकता ना हो, नोटेबली तरबेला डैम एंड मंगला डैम। इस मैं बहरहाल बता आपको दिया है कि इसमें क्या है, कंटेंट क्या है। अब कतन आपने ये इंडिकेटर याद नहीं करने, ये उसने सिर्फ जनरल एनालिसिस दिया है, कहीं से उठाया और आप ये देखो नीचे जहां से उठाया लिख भी दिया। कल मैंने आपको बताया था फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, और ये भी एक इदारा है, जैसे हर हुकूमत में हर कंट्री में होता है कि उसका कोई इदारा कोई ना कोई जो कि मेजर स्टैटिस्टिक्स गैदर करता है। हमारी पॉपुलेशन कितनी है, हमारा हाउस होल्ड साइज कितना है, हर सिटी की पॉपुलेशन कितनी है, हमारी इन्फ्लेशन कितनी है, ये तमाम के तमाम रिकॉर्ड फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स रखता है। वेबसाइट पे जाएं, आपको अच्छा खासा मवाद मिलेगा। महकमा शुमारियात, बिल्कुल ज़बरदस्त जी। तो उसने जो इंडिकेटर्स बताए हैं कि जी 1958 से लेके GDP ग्रोथ कहाँ से कहाँ गई, इंफॉर्मेशन है आपके लिए। कतन नहीं आपसे पूछेगा कि बताएं जी 1965 में मैन्युफैक्चरिंग की परसेंटेज क्या थी, नहीं पूछना उसने आपसे, ना एक्सपेक्टेड है। तो ये उसने बात की है। इसी तरह से देखो हर एरा में उसने ये बताया है कि इस एरा में हुआ क्या था, ये आप लोग इसको अपने लेवल पे पढ़ लीजिएगा। और भुट्टो साहब के रिजीम में क्या हुआ, वही चीज़ें उसने भुट्टो साहब के रिजीम में जो भी थी वो पूरी बताई हैं। फिर 80s के रिजीम में उसने बताया कि ये हुआ, और इस रिजीम में GDP ग्रोथ कहाँ से कहाँ गई है। इसी तरह से आगे आपको नज़र आएगा 90s का जो दौर है, ये जो जी मोहतरमा
उसके बाद जी आपकी ये 90s का जो दौर है जो मुशर्रफ का है, उसमें जीडीपी कहाँ से कहाँ गई, ये कहाँ से कहाँ गया, ये क्या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ये आप इसको पढ़ लीजिएगा, आगे सारे का एरिया वही है जो कि पढ़ने वाला है। कल एक सफ़ा दिया था आपको पॉलिटिकल डिस्कशन में, उसमें कोई पॉइंट किसी का हो, मैं बता देता हूँ हल्का सा कि उस पेज पे क्या था। ये उसमें जिक्र था, उसके अंदर ना लॉबिंग का जिक्र था। ओवरऑल अगर मैं उस पेज को समराइज़ करूँ, लॉबिंग का कॉन्सेप्ट याद है आपको कि जब ऑर्गेनाइजेशन या सेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस वो अपनी किसी भी किस्म की पावर का इस्तेमाल करें कि गवर्नमेंट की पॉलिसी मेकिंग को इन्फ्लुएंस कर दें, अपने किसी भी किस्म की पावर को एक्सप्लॉइट करते हुए गवर्नमेंट की जो पॉलिसी मेकिंग है उस पर इन्फ्लुएंस कर दें, दैट इज़ बेसिकली लॉबिंग। इस पूरे में पहले 1 या 1.5 पैराग्राफ में उसने यही बताया हुआ है कि हाउ द डिफरेंट कंपनीज कैन यूज़ दियर पावर इन अ पॉलिटिकल वे टू इन्फ्लुएंस द गवर्नमेंट्स डिसीजन मेकिंग। फॉर एग्जांपल सबसे पहले वो हेडिंग देता है किसकी, फाइनेंशियल नहीं, सबसे पहले फाइनेंशियल इंसेंटिव स्ट्रेटजी, कि किस तरह से आप गवर्नमेंट की पॉलिसी मेकिंग के ऊपर इन्फ्लुएंस हो सकते हैं फाइनेंशियल इंसेंटिव। बाज़ कंपनीज ऐसी होती हैं कि जो फाइनेंशियली आपकी इकोनॉमी में बड़ा ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही होती हैं एंड दे आर फाइनेंशियली इन पावर, तो वो थ्रेट कर सकती हैं गवर्नमेंट को कि वी विल वाइंड अप आवर ऑपरेशंस फ्रॉम दिस कंट्री इफ़ यू डू नॉट चेंज दिस पॉलिसी ऑफ योर्स। फॉर एग्जांपल होंडा, टोयोटा, ये क्या कहें, ये मिल के इकट्ठी हो जाएं और कहें गवर्नमेंट को कि अगर आपने इंपोर्ट से बैन ना हटाया हम अपने ऑपरेशन वाइड अप करके चले जाएंगे। अब दे आर कंट्रीब्यूटिंग हैविली इन योर इकोनॉमी, हर दूसरी गाड़ी तो टोयोटा या होंडा की है। मैं सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए। तो गवर्नमेंट क्या करती है क्या नहीं करती, दैट्स समथिंग डिफरेंट। तो ये क्या है, फाइनेंशियल इंसेंटिव स्ट्रेटजी। इसको बेशक आप पढ़ लेना तो मैं समझ आ जाएगी। इसी तरह से सेकंड हेडिंग क्या बताता है, इसको बल्कि पढ़ दो, ये फाइनेंशियल इंसेंटिव वर्ड बाय वर्ड। मुझे पढ़ते हो, Economic ability also can be used to persuade a government body to act in a certain way that would favor the business. बात समझ लें, अपनी इकोनॉमिक पावर को यूज़ करें, अपनी फाइनेंशियल पावर को यूज़ करें। फाइनेंशियल पावर नहीं कहना चाहिए, फाइनेंशियल इंसेंटिव सही वर्ड है कि सिंस दे आर फाइनेंशियली कंट्रीब्यूटिंग अ लॉट इन योर इकोनॉमी सो दे कैन थ्रेटन। अच्छा, इसी तरह से दूसरा तरीका क्या होगा कि जब आप यूँ करें, ये अगली हेडिंग होगी, पता नहीं अजीब सी है, सोशल नाम उसने दिया हुआ, दूसरी स्ट्रेटजी का नाम कॉन्स्टिट्यूएंसी बिल्डिंग स्ट्रेटजी, कॉन्स्टिट्यूएंसी बिल्डिंग स्ट्रेटजी। ये स्ट्रेटजी ये होती है कि एक बिजनेस है वो बहुत बड़ा ना हो, लेकिन वो क्या करे, गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी आई और उससे उस बिज़नेस को इफ़ेक्ट हुआ अच्छा खासा। वो बिज़नेस क्या करे कि वो ना लोगों की सिंपथीज़ हासिल करे, लोगों के साथ गठजोड़ करे, अपने स्टेक होल्डर्स को मिलाए, अपने ओपिनियन को बताए कि देखें जी कितनी ज़्यादती हुई है हमारे साथ, देखें जी ये हो गया, देखें जी वो हो गया। आपके जितने भी स्टेक होल्डर्स इर्द गिर्द है ना, उनके साथ आप कोलिशन क्रिएट करने की कोशिश करें, अपने जो कस्टमर्स हैं उनको साथ मिलाने की कोशिश करें, लोगों सोशल मीडिया को यूज़ करके लोगों की सिंपथीज़ हासिल करें, और फिर जब आपके पास सिंपथीज़ आ गई फिर आप गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालें कि देखें सिर्फ हम अकेले नहीं हैं, देखें सब लोग हमारे इस पॉइंट को सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे इस आर्गुमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, सो प्लीज़ रिवर्स दिस पॉलिसी डिसीजन। तो जब आप इस तरह से प्रेशर क्रिएट करते हैं, इसका मतलब है कि आप ये वाली स्ट्रेटजी अडॉप्ट कर रहे हैं जिसका नाम इसने यहाँ पर यूज़ किया। इसके अंदर इसने 2 टाइप्स इंट्रोड्यूस किए हैं। एक कहता है कि अगर आप कोलिशन क्रिएट करें, कहता है ना, दूसरी हेडिंग है कोalition क्रिएट करें स्टेक होल्डर्स के साथ। ये वो है कि बिजनेसेस क्या करें, डिफरेंट अपने स्टेक होल्डर्स के साथ कोalition क्रिएट करके एक्चुअल वे में, यानी कि एक तो एडवोकेसी एडवर्टाइजिंग है, एक वो है। तो सेकंड क्या है कि जिसमें आप वाकई अपने डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के साथ उनके साथ कोalition क्रिएट करें, एक पूरे के पूरी बॉन्डिंग इस्टेब्लिश करें और उनके ऊपर इन्फ्लुएंस करें। तीसरी हेडिंग तो नहीं दी हुई इसी पेज पे उसने, ट्रेड एसोसिएशन। कोalition तो ये है कि आप उनके साथ गठजोड़ करें, किसके साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ, आपके जितने भी जो हैं एम्प्लॉयज़ हैं, आपके सप्लायर्स हैं,
उनको अपनी कहानियाँ सुना के डिफरेंट अंदाज में, ठीक है ना, ये फेस टू फेस जाना, फिजिकली उनके साथ मिलना, उनको अपने मोटिव्स बताना, उनको अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ बताना और बताना कि ज़्यादती होगी हमारे साथ, देखें हम अपनी इकॉनमी में ये दे रहे हैं, देखें ये कब तक होगा, और भी लोग हैं जो कि हमारे साथ बिजनेसेस कर रहे हैं, ये सबके साथ ज़्यादती है, ये वो, इस तरह कहानियाँ सुना के तो अपने साथ लोगों का एक कोalition क्रिएट करना, एंड दैट्स हाउ टू क्रिएट द प्रेशर। थर्ड है ट्रेड एसोसिएशन, के एक ही इंडस्ट्री के जो बिजनेस है ना, एक बिजनेस को हिट पड़ी है तो उसने अपनी इंडस्ट्री के सारे बिजनेसेस को साथ लिया है और एक पूरी जमीयत के साथ उन्होंने हमला किया है पूरी गवर्नमेंट के ऊपर। और ये आपको डिफरेंट एसोसिएशंस मिलेंगी, जैसे इसने मिसाल दी है एप्टमा की, कि जब आप ये ना करो कि अपने स्टेक होल्डर्स को साथ लो, आप अपनी इंडस्ट्री के सारे बिजनेसेस को साथ लें और ये एक पूरी एसोसिएशन क्रिएट करके प्रेशर क्रिएट करें। जैसे एप्टमा है, ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन, पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती है, उसने नाम भी लिया हुआ, तो वो क्या है, एसोसिएशन है पूरा, उसमें कौन है, पाकिस्तान की सारी टेक्सटाइल मिल्स। तो अगर फॉर एग्जांपल पावर कट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के जितनी भी कंपनीज हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, वो गठजोड़ करके जो एप्टमा है वो एज अ होल गवर्नमेंट पर प्रेशर डाल सकती है इस हवाले से कि सर जी आप अपने पावर कट्स के जो मामला था वो बेहतर करें, या कम से कम हमें ये सब्सिडी दें, कम से कम हमारे सेक्टर में जहाँ जहाँ हम हैं वहाँ पावर कट्स ना करें। क्योंकि ये तो होता है ना, मशहूर भी है कि यार इस एरिया में इतनी बिजली नहीं जाती, क्यों, इंडस्ट्री है, ये बातें तो आपने सुनी होंगी। तो इस तरह से वो प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं। तो जब ट्रेड एसोसिएशंस अपना एक प्रेशर क्रिएट करें, दैट इज़ बेसिकली व्हेन ये थर्ड कैटेगरी में ये चीज़ फॉलो करती है। एक बीच में है एडवोकेसी एडवर्टाइजिंग। एडवोकेसी एडवर्टाइजिंग ये होती है कि जब आप मीडिया का सहारा लें और आपका जो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुतालिक, आप वो डिफरेंट एड्स यूज़ करके, ख्वाह वो न्यूज़पेपर्स हैं, ख्वाह वो सोशल मीडिया है, ख्वाह वो टीवी मीडिया है, उसको यूज़ करके आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू गवर्नमेंट के इस पॉलिसी के अगेंस्ट जो है उसको एडवर्टाइज़ करें। यहाँ पे आपको बड़ी ज़्यादा मिसालें नहीं मिलेंगी, बाहर शायद आपको मिल जाए। सो व्हेन यू ट्राई टू यूज़ द असिस्टेंस ऑफ द मीडिया, मे इट बी सोशल मीडिया, मे इट बी टीवी मीडिया, मे इट बी प्रिंट मीडिया, उसको यूज़ करके आप अपना जो नोशन है, आइडिया, या आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है रिगार्डिंग दिस पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, इसके बारे में लोगों तक अपनी राय पहुंचाएं ताकि लोगों की सिंपैथी, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है, लोगों की सिंपैथी हासिल करें, लोगों को साथ मिलाने की कोशिश करें। पहले में तो था ये जो कोalition में तो ये है ना कि आप खुद जा के अपने स्टेक होल्डर से मिलें और उनको अपने साथ मिलाएं। इसमें यह है कि क्योंकि ऐड एक ऐसी चीज़ होती है कि ऐड बहुत से लोगों को कवर करती है। आप सोशल मीडिया देख लो यार, सोशल मीडिया पे अगर एक बंदे के साथ किसी भी हवाले से फॉर एग्जांपल मिसबिहेवियर होता है, तो जब ये चीज़ वीडियो लोगों तक जाती है तो कितने लोग सिंपैथी देते हैं, हो जाते हैं ना चाहते हुए भी एक बंदे के साथ वो यूनाइट हो जाते हैं कि यार इस बंदे के साथ ज़्यादा हुई है, वी स्टैंड विद दिस, वी स्टैंड विद दिस, वी स्टैंड विद दिस, ऐसा ही होता है। कह सकते हैं इट इज़ एन एडवोकेसी एडवर्टाइजिंग, कि आप किसी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए लोगों को खींचें, इस एक पॉइंट ऑफ व्यू की सपोर्ट में लोगों की सिंपैथी हासिल करें, लोगों की सपोर्ट हासिल करें थ्रू द एड। बात समझ रहे हैं? तो इसको एडवोकेसी एडवर्टाइजिंग कहा जाता है। अब इसको बेशक पढ़ भी लो। न्यूज़पेपर्स वगैरह भी मुश्किल होता है क्योंकि ये तो आपकी जो पॉलिटिकल सेटअप है उस पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। इस तरह से अखबार में कभी भी हमारे यहाँ पे आपको मिसाल नहीं मिलेगी अखबार में कि जी गवर्नमेंट के अगेंस्ट ये कर दिया तो वो कर दिया, गवर्नमेंट के अगेंस्ट को पॉलिटिकल व्यू। सोशल मीडिया बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन ने अगर अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू कम्युनिकेट करना है अगेंस्ट फॉर एग्जांपल रॉन्ग या अ पर्टिकुलर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, तो उसके अगेंस्ट एक ऐड बनाएं और उसको प्रोपेगेट करें। सोशल मीडिया को यूज़ डेफिनेटली हम कर सकते हैं और मेरा ख्याल है ये भी टेस्ट हुआ है इस अटेम्प्ट में, एडवोकेसी एडवर्टाइजिंग।